माता पिता को निकाल देते हैं, कई बार अपनी एक बूढ़े माता पिता को घर से निकाल देते हैं, ये सब देखते हैं। अभी तो कुछ खबरें ऐसी भी आती है, माता पिता की हत्या कर देते हैं लोग संपत्ति के लिए। अभी रिसेंटली मैंने एक खबर देखी कि वो लखनऊ की घटना है, एक रेलवे के बड़े अधिकारी की लड़की ने अपनी माँ और अपने भाई की गोली मार के हत्या कर दी। आप लोगों ने शायद अखबार में या टेलीविजन पे इस न्यूज़ को सुना होगा। तो यदि हमको परिवार में जीने की समझ नहीं आती है और परिवार में जीने की समझ कैसे आएगी, तो हमको संबंध को समझना होगा, संबंधों में मूल्यों के निर्वाह को समझना होगा, क्योंकि कोई भी संबंध विश्वास के बिना नहीं होता। कोई भी संबंध में परस्पर रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बिना कोई रिलेशनशिप नहीं होता। यदि आपस में स्नेह प्रेम नहीं है तो संबंध नहीं हो सकता है। संबंध का मतलब केवल इतना नहीं है कि आपको माता पिता ने पैदा कर दिया है, ये केवल ये संबंध का प्रमाण नहीं है। संबंध का ये भी मतलब नहीं होता कि आपने किसी के साथ शादी कर ली हो, बच्चे पैदा करने लगे, है ना? संबंध का मतलब होता है आप जिन संतान को पैदा करते हैं, उनका पोषण करना है, उनका संरक्षण करना है, उनको शिक्षित करना है, उनको संस्कारित करना है, उनको स्वावलंबी बनाना है ना? ताकि वो अपने अपनी ताकत के साथ जी सकें। क्योंकि वो माता-पिता तो एक सीमा तक ही कर सकते हैं ना। आपको पढ़ा लिखा दिया, आपको रोजगार से लगा दिया, इसके बाद आपका स्वावलंबी होना ज़रूरी है। अभी हमारी जो शिक्षा है, वो शिक्षा में हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि यदि 1 लाख लोग पढ़ते हैं, तो उनमें से रोजगार जो है शायद 10% लोगों को भी मिल पाता होगा। 90% लोग जो हैं वो स्वावलंबी नहीं बन पा रहे हैं। इसीलिए जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति ने वोकेशनल एजुकेशन को कंपल्सरी किया है। और मुझे लगता है कि वोकेशनल एजुकेशन को उन्होंने 6वीं से ही शुरू कर दिया है, क्योंकि ऐसा मानना है स्टेट का, या जिनको हम पॉलिसी मेकर्स कहते हैं, उनका ऐसा मानना है कि कम से कम ग्रेजुएट होते तक बच्चे को 7, 8, 10 स्किल आना चाहिए। यदि वो वोकेशनल स्किल्स उसको आती हैं, तो यदि उसको कोई जॉब नहीं भी मिलता है, तो वो वोकेशनल जो आप उसकी जो समझ है, उसके आधार पे वो अपना भरण-पोषण कर सकता है, अपने स्वावलंबन को सुनिश्चित कर सकता है, अपने रोजगार को सुनिश्चित कर सकता है। इस दृष्टिकोण से ये जो आईटीएम यूनिवर्सिटी है, आईटीएम जो वोकेशनल यूनिवर्सिटी है, इसकी भूमिका आने वाले समय में बढ़ने वाली है। इसको समझना चाहिए। तो मैंने आपके सामने 2-3 बातें रखी। पहली बात ये रखी कि जो हमारी परंपरा है, सनातन परंपरा है, वो भी ज्ञान, विवेक और विज्ञान, जिसको हम लोग कह रहे हैं ज्ञान, उपासना, कर्म और विज्ञान, इस तरीके से 4 धाराओं में हजारों साल से हम लोग अध्ययन करते रहे। दूसरी बात मैंने आपसे ये कहा कि जो ब्लूम करके व्यक्ति है, जिसने एक टैक्सोनॉमी दी, जिसने एजुकेशनल कंटेंट का क्लासिफिकेशन दिया, उसने भी इसको इसी तरीके से देखा। किस तरीके से देखा? जिसको हम लोग कह रहे हैं कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब होता है जिसमें हम ज्ञान, तो कॉग्निटिव डोमेन में क्या-क्या होगा? फिलॉसफीज़ होंगी, सारी फिलॉसफी, सारी आइडियोलॉजीज़ उसमें होंगी, है ना? जिसको हम लोग शिक्षा कह रहे हैं, वो भी कॉग्निटिव डोमेन ही है, क्योंकि हम शिक्षा के माध्यम से समझ नाम की चीज को विकसित करते हैं। फिर दूसरा उसने बिहेवियरल डोमेन की बात करी है। बिहेवियरल डोमेन का मतलब है कि रिलेशनशिप में जीने की जो समझ है, उसको बिहेवियरल डोमेन कह रहे हैं। तीसरा साइकोमोटर है। तो हमको ये तीनों को समझना होता है। हम ऐसे नहीं हो सकते कि हम ज्ञान को छोड़ के केवल विवेक और विज्ञान में जी लें, और हम ज्ञान और विवेक को छोड़ के हम जो है केवल विज्ञान के साथ जी लें। विज्ञान के साथ जीना नहीं हो पाता है, क्योंकि आदमी के जीने का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, वो सामाजिक संबंध है। विज्ञान के साथ, विज्ञान का तो मूल प्रयोजन ही केवल उत्पादन कार्य है। सारी टेक्नोलॉजी, सारी इंजीनियरिंग जो है, वो रोटी कपड़ा मकान के लिए है ना, और आपके आहार आवास अलंकार के लिए, है ना? आपकी रोटी कपड़ा मकान के संबंध में या आहार आवास अलंकार के लिए ही सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। तो वो एक छोटा सा पार्ट है जीवन का। जो बड़ा हिस्सा है वो रिलेशनशिप का है, और इसीलिए नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये कहती है कि जो भी स्टूडेंट हैं उनके अंदर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की समझ होना चाहिए, उनको परिवार में संबंध की समझ होना चाहिए। तो ये 2 प्रकार के हमने एरिया बताए। तीसरे प्रकार में यदि हम आते हैं, भाई एजुकेशन में बेसिक डिसिप्लिन में क्या पढ़ाया जाता है? यदि हम देखें तो एकेडमिक जो डिसिप्लिन्स हैं, उनके
उनमें बेसिक डिसिप्लिन केवल 5 ही हैं। पहला है जिसको हम लोग कहते हैं फिलॉसफी, दूसरा मैथमेटिक्स है, तीसरा नेचुरल साइंस है, चौथा टेक्नोलॉजी है और पांचवा जो है जिसको हम लोग सोशल साइंस कह रहे हैं। तो ये 5 ही डिसिप्लिन हैं। इन्हीं 5 ही डिसिप्लिन से, इन 5 डिसिप्लिन से सारे सब्जेक्ट्स निकलते हैं, है ना। जैसे जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी एंड मीनिंग। हम लोग जो है जीवन क्या है, अस्तित्व क्या है, ये प्लेनेटरी बॉडीज जो हैं वो क्या करती हैं, सेल क्या करती है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि लाइफ क्या चीज है, ये सबको समझने के लिए फिलॉसफी जो है द स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, जिसको हम अल्टीमेट रियलिटी कह रहे हैं, वो फिलॉसफी है। फिलॉसफी के भी 3 हिस्से हैं, मेजर जो 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, दूसरा हिस्सा है जिसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं और तीसरा हिस्सा है जिसको एक्सियोलॉजी कहते हैं। मेटाफिजिक्स क्या करती है? मेटाफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? तो स्टडी ऑफ नॉलेज है। और इसके बाद एक्सियोलॉजी है। एक्सियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वैल्यूज, क्योंकि बिना वैल्यू के फिलॉसफी का कोई पर्पस समझ में नहीं आता है। तो फिलॉसफी जो है एक प्रकार से वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करती है, उसको एक्सप्लेन करती है, उसकी मीमांसाएं करती है, उनकी व्याख्या करती है। क्योंकि आदमी का जो जीना होता है ना, वो जीना किसी ना किसी सिस्टम में होता है। जैसे सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, नेशनल सिस्टम, है ना, ये सब एक सिस्टम होते हैं। और इन सिस्टम को हम लोग वैल्यू सिस्टम ही कहते हैं। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वैल्यूज हैं, क्या वैल्यूज हैं? जस्टिस है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है ना, फ्रीडम है, ये सब वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में क्या चीज है? तो एक प्रकार का वैल्यू सिस्टम है। यदि हम वो वैल्यूज को समझते हैं, उसके महत्व को समझते हैं, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं और हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जी पाते हैं। ऐसे ही जैसे हमारा स्टेट है, स्टेट एक वैल्यू सिस्टम है। किस प्रकार का वैल्यू सिस्टम है? उसमें सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 फंडामेंटल वैल्यूज हैं। हमारा जो स्टेट है उसमें संप्रभुता संपन्न है, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है और प्रजातांत्रिक है, वो गणराज्य है। ये 5 उसके जो है फंडामेंटल जो है कंपोनेंट हैं हमारे स्टेट के। तो यदि हम इन फंडामेंटल कंपोनेंट्स को समझते हैं, डेमोक्रेसी को समझते हैं, रिपब्लिक को समझते हैं, हम लोग सोशलिज्म को समझते हैं, हम लोग जिसको सेकुलरिज्म कह रहे हैं उसको समझते हैं, और हम जिसको हम राष्ट्र की एकता, अखंडता को समझते हैं, तभी हम राष्ट्र में जीने के लायक एक मानसिकता का निर्माण अपने अंदर कर पाते हैं। यदि हम इसको नहीं समझ, इसलिए फिलॉसफी में वैल्यूज को समझना बहुत अनिवार्य है। और इसीलिए जो हमारा पश्चिम से भी जो क्लासिफिकेशन आया है फिलॉसफी में, उसमें उन्होंने कहा है कि ये 3 ही बड़े हिस्से हैं उसके, जिसको हम लोग मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सोलॉजी कह रहे हैं। इसमें भी जो मेटाफिजिक्स है उसमें ऑन्टोलॉजी और थियोलॉजी जो है उसके और डिवीजन होते हैं। इसी प्रकार से एपिस्टेमोलॉजी के 2 डिवीजन है, जिसको हम लोग कहते हैं फिलॉसफी ऑफ माइंड और फिलॉसफी ऑफ साइंस। क्योंकि हर साइंस का एक फिलॉसफी होता है, फिजिक्स का फिलॉसफी होता है, केमिस्ट्री का, जिसको हम लोग जियो साइंस कह रहे हैं या एस्ट्रोनॉमी कह रहे हैं, सबका बायोलॉजी के रूप में जो साइंस है, इन सब की फिलॉसफी होती है, जिसको हम लोग फिलॉसफी ऑफ साइंस कह रहे हैं। ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ साइंस जो है वो बड़ी एक पॉपर करके एक व्यक्ति हुआ है, उसने फिलॉसफी ऑफ साइंस के ऊपर काम किया। अब ये जो फिलॉसफी है उसकी भूमिका क्या होती है? क्योंकि ये जो फिलॉसफी है इसी से थ्योरीज डेवलप होती है। जब हम फिलॉसफी को अप्लाई करते हैं तो उससे एजुकेशनल थ्योरीज बनती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हम पॉलिटिकल फिलॉसफी को अप्लाई करते हैं तो उससे पॉलिटिकल थ्योरी निकलती है। जैसे हम इकोनॉमिक फिलॉसफी को अप्लाई करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं? समाज में या राष्ट्र में। तो जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो उससे जो है थ्योरीज निकलती हैं। और ये जो थ्योरीज होती है यही एजुकेशन का कंटेंट बनती है। कोई भी स्टेट में, जैसे भारत हमारा एक देश है, इसमें जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, स्कूल और यूनिवर्सिटी में जितने भी एकेडमिक डिसिप्लिन जो है पढ़ाए जाते हैं, यदि इनको कलेक्टिवली देखें
तो कलेक्टिवली यदि हम इसको देखते हैं तो इसी को हम एजुकेशन का कंटेंट कहते हैं। इस एजुकेशन के कंटेंट में बेसिक कंटेंट क्या है, तो वो कुछ थ्योरीज होती हैं जिनको हम लोग सोशल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी, है ना, आदि आदि बोलते हैं। ऐसी कम से कम 200-300 थ्योरी जो है वो एकेडमिक डिसिप्लिन में पढ़ाई जाती हैं। फिर इसके बाद जो स्टेट होता है वो इनको क्लासिफाई करता है, इनके ग्रुप बनाता है कि जो स्टेट में जो भी नागरिक हैं, जो भी बच्चे हैं, उनमें से सभी को नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। और स्टेट क्या होता है, स्टेट कई प्रकार की एक्टिविटीज को चलाता है, जैसे एजुकेशन एक मेजर एक्टिविटीज है, हेल्थ दूसरी एक एक्टिविटीज है, जिसको हम लोग न्याय सुरक्षा कहते हैं, है ना, वो एक तीसरी बड़ी एक्टिविटीज है। जस्टिस का काम करना और सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, है ना। तो इसके बाद उत्पादन एक बड़ा है जिससे हमारी जीडीपी बनती है ना, जिसको हम कह रहे हैं उत्पादन करना। और फिर उत्पादन में भागीदारी करना, जिसको हम लोग कार्य कहते हैं, कार्य करना। तो शिक्षा संस्कार एक काम है, न्याय सुरक्षा दूसरा काम है, उत्पादन तीसरा काम है, और स्वास्थ्य संयम जो है चौथा काम है, और विनिमय जिसको हम लोग व्यापार कहते हैं, विनिमय और बैंकिंग, है ना, स्टोरेज और बैंकिंग, है ना, और जिसको कॉमर्स कह रहे हैं। तो उत्पादन विनिमय ये एक बड़ा काम है। इन सब कामों में जो विद्यार्थी पढ़ के निकलते हैं वो इन सब व्यवस्थाओं में भागीदारी करते हैं। यदि ये भागीदारी सुचारू रूप से चलती है तब हम कहते हैं कि जो नेशनल लाइफ है या सोशल लाइफ है वो पीसफुल होती है, नहीं तो पीसफुल नहीं होती। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो भी उत्पादन आ रहा है हमारे लिए, जो फल, दूध, सब्जी, है ना, खाद्यान्न आदि जो भी हमको बाजार से उपलब्ध होता है, हमारे परिवार में हम लोग खरीद के लाते हैं, अभी उसमें क्या हो गया है, पेस्टिसाइड का बहुत अधिक उपयोग होने के कारण से उन सब में जहर आ गया, और वो जहर की सब्जियां, जहर का दूध, है ना, जहर से डूबा हुआ जो है फलों को हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं है। क्योंकि हमने पेस्टिसाइड का उपयोग इसलिए किया, हम ज्यादा उत्पादन करना चाहते हैं। ज्यादा उत्पादन, जो हमारा उत्पादन है वो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, उनको मारने के लिए हमने पेस्टिसाइड का उपयोग किया। लेकिन हमने इतना ज्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग किया, उसके कारण से ये सब जहर में डूब गया, और उसके कारण आज हम जो भी फल, सब्जियां, दूध आदि खाते हैं उससे हमारे अंदर रोग पैदा हो रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको एक स्टडी सामने रख सकता हूँ कि बीकानेर में एक कैंसर हॉस्पिटल है, राजस्थान में बीकानेर एक शहर है, और वो पंजाब में पेस्टिसाइड का बड़ी संख्या में उपयोग होता है, हरियाणा और पंजाब में। आपको पता ही होगा कि धान और गेहूं की फसल होती है मूल रूप से वहां पे, और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में कीटनाशक का उपयोग करते हैं। सब्जियों में भी कीटनाशक का उपयोग करते हैं। ये कीटनाशक नाशक जो है बहुत मतलब खतरनाक जहर होते हैं। यदि इनकी मात्रा थोड़ी भी बढ़ जाती है किसी की ह्यूमन बॉडी में, उसको कैंसर हो जाता है। अब जो किसान लोग खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, है ना, ताकि कीड़ों को मारा जा सके, तो वो जो कीटनाशक है उड़ के उनके श्वास से उनके शरीर में अंदर चले जाते हैं, और इसके कारण से उनमें कैंसर पैदा हो जाता है। तो बहुत बड़ी मात्रा में कैंसर जो है वहां पैदा हो रहा है, कहाँ, पंजाब में, हरियाणा में। तो ये जो कैंसर है उसका इलाज कराने के लिए लोग जो हैं बीकानेर जाते हैं। तो पंजाब से बीकानेर जाने वाली जो ट्रेन है उनका नाम ही कैंसर ट्रेन कर दिया लोगों ने, इतने कैंसर के पेशेंट आते हैं। आप लोग अगर गूगल में सर्च मारेंगे कैंसर ट्रेन तो आपको मिल जाएगी, जबकि सरकार ने उनका नाम नहीं रखा है कैंसर ट्रेन। मतलब कैंसर इतनी बड़ी समस्या बन गया, और इतनी बड़ी समस्या क्यों बन गया, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी का सही उपयोग नहीं किया, राइट यूटिलाइजेशन हमकी टेक्नोलॉजी नहीं होने से ये समस्या बन गई। दूसरा क्यों बन गई, क्योंकि हमने लोगों के साथ संबंध को नहीं पहचाना। हम उनको जहर से जहर युक्त जो है खाद्यान्न उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो जहर युक्त खाद्यान्न क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं उनसे हमारा क्या संबंध है, हमको तो पैसे से मतलब है, हम पैसे के साथ जिएंगे, है ना। तो इसके कारण से हम जो है वो उपभोक्ता को, कंज्यूमर को जहर युक्त जो है भोजन दे रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि समस्या एक जगह पैदा होती है वो नई समस्या को पैदा करती है। अब
जो कैंसर, किसी भी परिवार में कैंसर होगा, उसके ऊपर आर्थिक दबाव आएगा, समाज के ऊपर भी दबाव आएगा, उसके उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा, उसके ट्रीटमेंट पे काम करना पड़ेगा। तो हमने एक कीड़े की समस्या को निदान करने के लिए कीटनाशक बनाया। अब कीटनाशक को से युक्त जो है खाद्यान्न का सेवन करने से कैंसर बनाया। अब कैंसर पे रिसर्च करने के लिए फिर कैंसर का इंस्टीट्यूट बनाया, कैंसर के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, है ना। फिर उसके बाद कैंसर का कोई दवाई पता लगा या कोई टेक्नोलॉजी पता लगा तो वो टेक्नोलॉजी डेवलप की, या फिर वो दवाई के लिए एक दवा का कारखाना बनाया। इससे पता लगता है कि समस्याएं आपस में एक एक समस्या दूसरी समस्या को पैदा करती है, दूसरी समस्या तीसरी समस्या को पैदा करती है। और इस सब के मूल में क्या है? मूल में केवल इतना ही है कि हमने जड़ से ही समस्या को ठीक कर लेते तो ये सारी समस्याएं पैदा नहीं होती। जैसे हम उत्पादन प्रणालियों को ठीक कर लेते, उत्पादन प्रणालियों में पेस्टिसाइड की जगह हम इस तरीके की चीजों का उपयोग करते हैं जिससे हमारा उत्पादन भी अच्छा हो जाए। जैसे अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग आ रही है तो उसमें सब पता लगता है कि जितना हम केमिकल फर्टिलाइजर और जो पेस्टिसाइड का उपयोग करके जितना प्रोडक्शन लेते हैं उससे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो ऑर्गेनिक विधि से भी हो सकता है। लेकिन हमने ऑर्गेनिक विधि को विकसित नहीं किया, उसके लिए शिक्षा ने उसमें अपना योगदान नहीं दिया। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो ज्यादातर केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को प्रमोट करती रही, उसके कारण से किसानों में वो मानसिकता बन गई। और किसानों में भी हमने न्याय को स्थापित नहीं किया, हमने उसमें लोभ की प्रवृत्ति स्थापित कर दी। जैसे हम सब लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हमको यदि सैलरी अच्छी मिलेगी तो हमारा पढ़ने का प्रयोजन पूरा हो जाएगा। तो हम लोग सोचते हैं कि पैकेज ही सबसे बड़ा कार्यक्रम है एजुकेशन में, जबकि पैकेज नहीं है कार्यक्रम। आप कितना भी पैकेज ले लीजिए, यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, आपको स्वस्थ हवा नहीं मिलती है, यदि आपके चारों ओर का जो समाज है उसमें अपराध और शोषण की प्रवृत्तियां होती है, तो आप कितना भी पैसा रख के क्या करेंगे? आप सुखी तो हो नहीं सकते। तो इसलिए जो सुखी होने का तरीका है वो व्यवस्था को समझना और व्यवस्था के साथ जीना, प्राकृतिक व्यवस्था को समझना, प्राकृतिक व्यवस्था में जीना, समाज व्यवस्था को समझना, समाज व्यवस्था के साथ जीना, परिवार की व्यवस्था को समझना, परिवार व्यवस्था के साथ जीना, राज्य की व्यवस्था को समझना और राज्य की व्यवस्था को जीना। यदि व्यवस्था में जीना सुनिश्चित होता है तभी हम लोग ये कह सकते हैं कि मानव सुखी हो सकता है। हम लोग इस विधि से सुखी नहीं हो सकते कि हमारे पास हमारे घर में सुख सुविधाओं का बहुत अपार भंडार रखा हुआ है तो हम सुखी हो जाएंगे। क्योंकि आपके घर में सुख सुविधाओं की सारी वस्तुएं होने के बावजूद भी यदि समाज में अपराध है, शोषण है, राष्ट्र में यदि टेररिज्म है, राष्ट्र में यदि सांप्रदायिक तनाव है, उस स्थिति में आप घरों में सुरक्षित नहीं रह सकते। आपका टीवी ऑन करेंगे तो आपको यही सब समाचार सुनने को मिलेगा। इसके बाद आप अपने घर में तो रह नहीं सकते क्योंकि आपको किसी ना किसी व्यवस्था में भागीदारी करना, आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाना है, आपको किसी इंडस्ट्री में काम करना है, आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाके काम करना है। और यदि वहां भी ये सब मानसिकताएं काम कर रही हैं, उस स्थिति में आपको वहां भी टेंशन क्रिएट होगा, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में भी जातिवाद का प्रभाव दिखता है। तो बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जातियों के आधार पे, या कई जगह जाति नहीं होती तो क्षेत्र के आधार पे, और कई जगह क्षेत्र नहीं होते तो भाषा के आधार पे समूह बन जाते हैं। और फिर वो एक दूसरे के इंटरेस्ट ग्रुप में हस्तक्षेप करते हैं, है ना। जैसे मराठी लोग इकट्ठे हो गए या राजस्थानी इकट्ठे हो गए तो वो राजस्थानी का फेवर करेगा, वो मराठी का करेगा, उसके कारण से एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। तो जबकि होना क्या चाहिए कि हर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, इंडस्ट्री में, या जिसको हम लोग कह रहे हैं स्टेट सर्विसेज में, न्याय का वातावरण होना चाहिए। मानव मानव के रूप में पहचान होना चाहिए। मानव के रूप में ना हो तो कम से कम नागरिक नागरिक के रूप में, हम सब भारत के नागरिक हैं, इस रूप में पहचान होती है, इस रूप में व्यवहार होता है। तभी उन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हम पीसफुली काम कर सकते हैं, शांति से काम कर सकते हैं, और हम जो काम करते हैं उसमें उत्साह का वातावरण बन सकता है। इसको बनाने के लिए शिक्षा में ह्यूमन वैल्यूज की एजुकेशन जो है बहुत जरूरी महसूस की गई। हमारे जब हमारा देश आजाद हुआ तब से ही बहुत सारे एजुकेशन कमीशन जो है वो बनते रहे। उन्होंने भी जो है, जैसे राम मूर्ति आयोग था, राम मूर्ति आयोग ने भी मूल्य शिक्षा का रिकमेंडेशन किया था।
इसके पहले भी जो हमारी अभी जो 2020 की नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इससे पहले भी एक एजुकेशन पॉलिसी जो है 86 में आई थी, और उससे पहले कुछ साल पहले। तो ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है जिसको हम लोग कह रहे हैं। तो इन तीनों एजुकेशन पॉलिसी में ह्यूमन वैल्यूज की बात आई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ह्यूमन वैल्यूज की शिक्षा जो है वो प्राइमरी और हायर एजुकेशन में नहीं हो पाई। और इसके बाद लोगों ने ये महसूस किया कि अभी तो स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही, समाज में, परिवारों का टूटना जो है बड़ी संख्या में हो रहा है। आप सब विद्यार्थी हैं, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, हिंदुस्तान की अदालतों में लगभग 3 करोड़, 3.5 करोड़ मुकदमे जो है हिंदुस्तान की अदालतों में है। 3.5 करोड़ मुकदमे का मतलब होता है 3.5 करोड़ परिवार आपस में झगड़े की स्थिति में है, जिनको अपने झगड़े को निपटाने के लिए अदालतों के चक्कर लगाना पड़ता है। तो एक परिवार में यदि आप 10 लोग मानते हैं तो लगभग 30 करोड़ लोग जो हैं कॉन्फ्लिक्ट के कारण, मतलब आपस में ठीक से ना जी पाने के कारण भारत की अदालतों में चक्कर लगाते रहते हैं, जिनको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, सिविल कोर्ट कहते हैं, जिनको हाई कोर्ट कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, उसमें लगाते रहते हैं। बहुत सारे लोग तो कोर्ट में नहीं जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उनको उनको समाज की विधि से निपटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो लोग अदालतों में गए हैं उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है, 3.5 करोड़ के आसपास है। यदि आप देखेंगे तो हम कहेंगे कि यार ये तो अच्छा है, 3.5 करोड़ है तो लाखों वकीलों को रोजगार मिला हुआ है। हम लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं, लाखों वकीलों को रोजगार मिला है तो जुडिशरी में भी जॉब क्रिएट होगा, है ना, क्योंकि हमको ज्यादा जजेस की जरूरत होगी। तो हम इस दृष्टिकोण से यदि देखेंगे तो हम तो फिर अपराध के उसमें आ जाएंगे, पक्ष में आ जाएंगे। जबकि हम ये चाहते हैं कि हम परिवार में और समाज में लड़ाई झगड़े के बिना रहें, है ना, आपस में बैर विरोध के बिना रहें, द्रोह विद्रोह के बिना रहें, तभी हम शांति से जी सकते हैं, हम सुख से जी सकते हैं। प्रश्न है कि हमको सुख से जीना है या वकीलों का स्वर्ग बनाना है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि हमारी जुडिशरी जो है वो वकीलों का स्वर्ग है। आप लड़ते रहिए, वकील अपना जेब भरता रहेगा, वकील अपना जेब भर के वो जो है रईस हो जाएगा। जैसे मेडिकल साइंस में हम लोग देख रहे हैं, हमने उत्पादन प्रणालियों को, टेक्नोलॉजी को गलत तरीके से उपयोग कर लिया, उसके कारण से रोग बढ़ गए तो डॉक्टरों की आमदनी बढ़ गई। जो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसका रेवेन्यू बढ़ गया। अभी दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है फार्मास्यूटिकल। जो कह रहे हैं, ये कोविड के बारे में हम लोग ऐसा सुन रहे हैं कि इसमें भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो है कोई इंटरनेशनल साजिश है, क्योंकि वो किसी प्रकार से इसका मार्केट जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं और दूसरे देशों की जीडीपी को जो है नुकसान किया। जैसे कोविड के कारण से पूरी दुनिया की जीडीपी, हर देश की जीडीपी डाउन हो गई, लेकिन किसी एक देश की जीडीपी बढ़ जाती, उसका जो है इंटरनेशनल कॉमर्स में जो है वो हस्तक्षेप बढ़ जाता है। तो मूल बात है कि यदि हम जीने के पर्पस को नहीं समझते, हम क्यों जीना चाहते, हमको कैसे जीना है, यदि हमको इसकी समझ नहीं होती है, हम समस्याओं में फंसते हैं, खुद समस्याओं में फंसते हैं, यानी खुद दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं और दूसरे को दुखी करते हैं और दूसरे को पीड़ित करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमको जीना कैसे है, खुद सुखी होना है, दूसरों का के लिए सुख का स्रोत बनना है, या खुद पीड़ित होना है, दूसरे को पीड़ित करना है। तो उत्तर तो यही आता है कि हम तो सुखी होना चाहते हैं, और ये सुखी होना केवल पैसे से नहीं होता है। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, यदि आपके परिवार में झगड़े होते हैं, आपको लड़ाई झगड़े निपटाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। होते हैं वो एक दूसरे को गोली मार देते हैं, नहीं तो एक दूसरे का सिर फोड़ देते हैं। इसके बाद कोर्ट चले जाते हैं, और फिर कोर्ट में नहीं होता है तो किसी गुंडे की शरण में जाते हैं, जिससे गैंग्स बन जाती, गैंगस्टर बन जाते हैं, है ना, माफिया बन जाता है। फिर वो माफिया झगड़े का निपटारा करता है, फिर आपको अपना जो आप कमाते हैं उसका एक हिस्सा माफिया को देना पड़ता है ना, ये हम लोग देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जीने को समझना पड़ेगा, जीना क्या चीज है। दूसरा, हमारे जीने का लक्ष्य क्या है, हम क्यों जी रहे हैं। जैसे हम लोग जो मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का अध्ययन कराते हैं,
जो श्रद्धेय नागराज जी ने इस दर्शन का प्रतिपादन किया था, तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो मानव का लक्ष्य है वो समाधान, समृद्धि, अभय और सहस्तित्व। समाधान का मतलब है हर व्यक्ति समझदार होना चाहता है, हर व्यक्ति समृद्ध होना चाहता है। समृद्धि का मतलब है आवश्यकता से अधिक। समृद्धि का मतलब संग्रह नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास 1 लाख करोड़ रुपए है और उसको लगता है कि 2 लाख करोड़ रुपए हो जाए, इसका मतलब वो समृद्ध नहीं है अभी। किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, उसको लगता है 2 करोड़ हो जाए, इसका मतलब 1 करोड़ का अभाव है उसके पास, अभी समृद्धि नहीं आई। समृद्धि का मतलब होता है जब आपको लगे आपके पास जरूरत से ज्यादा है, यदि ये भाव आता है तभी ये उत्सव देता है। नहीं तो अभाव जो है वो दुख को पैदा करता है। मान लीजिए 1 करोड़ है और आपको 1 करोड़ और चाहिए ऐसा लगता है, और 2 करोड़ हो गया तो आपको लगता है 2 करोड़ रुपए और चाहिए। इसका मतलब आपके अंदर अभाव है, और अभाव सुख नहीं देता, अभाव दुख देता है। वैसे भी मानव सुखी जो है ना, वस्तुओं से नहीं होता है। हम सोचें कि कोई कपड़ा मिल जाए उससे हम सुखी हो जाते हैं, हमको कोई होटलों में खाना मिल जाए इससे सुखी हो जाते हैं। सुखी तो आदमी तभी होता है जब वो संबंधों में ठीक से जीता है। यदि आपका किसी के साथ विश्वास है, किसी के साथ प्रेम है, तभी उसके साथ खाना अच्छा लगता है। यदि आपके अंदर द्वेष है, ईर्ष्या है और उसके साथ विरोध है और उसके साथ टेबल पे बैठ के खाना है, वो सुख नहीं देता है, वो दुख देता है ना? वो आपके अंदर पीड़ा को जन्म देता है। तो इसलिए जिसको हम जीना कहते हैं उसको समझने की जरूरत है। तो मैंने कहा कि मानव का एक लक्ष्य समाधान, दूसरा लक्ष्य समृद्धि, तीसरा लक्ष्य है अभय। अभय का मतलब है मानव भय मुक्त होकर जीना चाहता है। अभी वो परिवार में डरा हुआ है, संबंधों में डरा हुआ है, पड़ोसी से डरा हुआ है। पड़ोसी जो है वो दूसरे धर्म, जाति, संप्रदाय के आदमी से डरा हुआ है। जैसे हिंदू मुसलमान से डरे हैं, मुसलमान ईसाइयों से डरे हैं, ईसाई जो है किसी और से डरे हुए हैं। यदि ये डर है, अभय है, यदि अभय नहीं है तो आदमी सुखी नहीं हो सकता है। भय में कोई सुखी होता है क्या? तो इसलिए हमको भय मुक्त वातावरण बनाना पड़ता है। जैसे हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, वो भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए कि जो आक्रांता है, जो हमला करने वाले, जो विदेशी ताकतें हैं, जिनके साथ हमारी युद्ध की स्थिति है, वो हमारे देश में आके गड़बड़ी नहीं करे। जैसे आतंकवादी हमारे देश में आके इनोसेंट लोगों को मारते हैं, उसको रोकने के लिए सुरक्षा का इंतजाम है। क्यों है? क्योंकि हम भय में नहीं जी सकते। आतंकवादी कहीं भी विस्फोट करें, किसी भी जगह को उड़ा दें, इन निर्दोष लोगों को मार दें, किसी ट्रेन में धमाका कर दें, किसी कार में कर दें, किसी बस में धमाका कर दें। इस स्थिति में जिन बसों में धमाका नहीं हो रहा है उसमें भी चलते हुए आदमी को भय लगेगा, ट्रेन में बैठे हुए आदमी को भय लगेगा। तो इसलिए भय मुक्त समाज को बनाना भी हमारा एक लक्ष्य है। यदि हम भय मुक्त समाज नहीं बनाते, भय मुक्त परिवार, भय मुक्त समाज, भय मुक्त राष्ट्र और पूरी मानव जाति भय से मुक्त हो सके, इस लक्ष्य, ये भी मानव का लक्ष्य है। और चौथा जो लक्ष्य है वो सह अस्तित्व है। क्योंकि यदि हम जीने को समझने जाते हैं तो आदमी का जीना 5 स्तर पे होता है। एक होता है स्वयं के स्तर पे, स्वयं के स्तर पे होता है समझदारी के साथ जीना। आदमी स्वयं के स्तर पे केवल समझदारी का जो सुख है उतना ले सकता है। फिर दूसरा है परिवार के रूप में जीना, तीसरा जिसको हम लोग फैमिली लाइफ कहते हैं, तीसरा है जिसको हम लोग सोशल लाइफ कह रहे हैं, चौथा है जिसको हम नेशनल लाइफ कह रहे हैं, और फिर इंटरनेशनल लाइफ यानी जिसको हम मानव जाति के साथ जीना कह रहे हैं। तो मानव का जीना जो है इन 5 स्थितियों में है। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र, इन स्थितियों में। यदि इन पांचों स्थितियों में एक सूत्रता नहीं है, यदि इन पांचों स्थितियों में विरोध है, अंतर विरोध है, लड़ाई झगड़े हैं, द्वेष है, विद्रोह है, उस स्थिति में मानव सुख से नहीं जी सकता है। इसलिए भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए ही हमारे पास राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, संविधान की व्यवस्था है और सुरक्षा व्यवस्था है। तो इनके महत्व को समझना चाहिए। ये जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं भय मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए हैं, क्योंकि मानव भय में जीना नहीं चाहता है। इसलिए हम सब लोग भी कभी आर्मी में जाएंगे, कभी राजनीति में जाएंगे, हो सकता है कि हम लोग में से कोई जुडिशरी में जाएगा, कोई पुलिस में जाएगा। तो हम सब लोगों का भी ये दायित्व है कि हम केवल ये ना सोचें कि हम इन
जिम्मेदार पदों में जाके इन पदों का दुरुपयोग करेंगे, बल्कि भय से मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। इसलिए हमको ये समझना चाहिए, और शिक्षा का ये दायित्व है कि वो व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन और मानवता यानी अंतर्राष्ट्रीय जीवन के साथ जीने की मानसिकता को विद्यार्थियों के अंदर स्थापित करे, और इसीलिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की शिक्षा को जो है अनिवार्य किया गया है। एक और मुद्दा है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो मुद्दा ये है कि यदि हम जीने को एक और तरीके से वर्गीकृत करते हैं, तो हमको पता लगता है कि आदमी के जीने के जो क्षेत्र हैं उसमें संस्कृति एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा सभ्यता है, तीसरा हिस्सा विधि है और चौथा हिस्सा व्यवस्था है। तो मानव जो है संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था, इन चारों के योगफल में जीता है। क्या चार बातें बताई, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक है संस्कृति। संस्कृति का मतलब होता है समाज में जीने की जो समझ है उसको संस्कृति कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं भारत की संस्कृति क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम है ना, सर्वे भवन्तु सुखना है, ऐसा हम लोग कहते आ रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखना है ना, हमारी संस्कृति ऐसी है जो सबके सुख की कामना करती है, और ये पृथ्वी एक कुटुंब बन जाए इसकी कामना करती है। इसको हम लोग संस्कृति कहते हैं, है ना। तो संस्कृति का मतलब है जब किसी विचार में एक श्रेष्ठता को पहचानते, एक अच्छाई को पहचानते, एक बड़े लक्ष्य को पहचानते हैं, एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग को पहचानते हैं। यदि हम उसको पहचानते हैं तो हम सुसंस्कृत हैं, यानी जिसको हम कहेंगे कि हम संस्कृति को समझते हैं। संस्कृति का मतलब ये नहीं होता कि हम आलू प्याज नहीं खाते हैं, या हम जो है ऐसा कपड़ा पहनते हैं, नीला पहनते हैं, पीला पहनते हैं, हरा पहनते हैं, है ना। वो संस्कृति नहीं है। संस्कृति का मतलब है जिस भी जिस जिस भी हम परंपरा में जीते हैं उसकी जो श्रेष्ठ विचार है, और वो श्रेष्ठ विचार सर्व मानव के लिए है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, यानी सबका भला हो, सबका उपकार हो, सर्व सर्व सुखी हो, है ना, और पूरी मानव जाति एक कुटुंब की तरह रह सके। ये संस्कृति का हिस्सा है जिसको हम कह रहे हैं संस्कृति। हमको इसमें जीना होता है, क्योंकि अपसंस्कृति में या विकृत संस्कृति में मानव नहीं जी सकता है। क्योंकि यदि आपके अंदर विचार में संस्कृति नहीं है, उस स्थिति में विचार में अंतर विरोध पैदा हो जाएगा, और विचार में अंतर विरोध जो है तनाव को पैदा करेगा। तनाव आपके अंदर पीड़ा को पैदा करेगा। पीड़ा के कारण से आपका व्यवहार अनिश्चित हो जाएगा। आपका व्यवहार अनिश्चित होगा तो व्यवस्था में डिस्टरबेंस आएगा, व्यवस्था में डिसऑर्डर क्रिएट होगा, अव्यवस्था पैदा होगी, है ना। तो इसका मतलब है कि संस्कृति यानी विचार के स्तर पे हमको समाधान की जरूरत है। समाधान क्या है कि हम सब लोग आपस में सह अस्तित्व पूर्वक हैं। समाधान क्या है, मानव को मानव के साथ विश्वास पूर्वक जीना है। समाधान क्या है, सबके सुख का ख्याल रखना है, क्योंकि यदि सब सुखी नहीं होंगे तो हम भी सुखी नहीं हो सकते। जैसा मैंने आपको बताया कि यदि राष्ट्र और समाज में डिसऑर्डर है, जैसा हम लोगों ने अभी देखा कि आईएसआईएस ने किसी एक देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अब वहां पर कोई भी व्यक्ति कितना भी समझदार हो, क्या सुखी रह सकता है? यदि किसी देश में राजनीतिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, उस स्थिति में उस देश में जो बचे हुए परिवार है वो क्या सुखी हो सकते हैं? तो उत्तर आता है कि नहीं हो सकते। इसलिए संस्कृति ही सभ्यता का आधार बनती है। यदि आपका विचार ठीक है तो आपको संबंध में ठीक से जीने की समझ आती है, जिसको हम लोग सभ्यता कहते हैं। सभ्यता का मतलब है हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव रहता है। यदि ये है तो हम सभ्य हैं, यदि नहीं है तो हम असभ्य हैं। जैसे कोई माता पिता अपने संतान को पैदा करके उनके भरण पोषण का काम करते हैं, जिसको हम लोग ममता और वात्सल्य कहते हैं, तो हम कहेंगे कि माता पिता सभ्य हैं, है ना। यदि कोई भाई बहन जो है एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं,
तो हम कहेंगे कि सभ्य हैं। एक परिवार दूसरे परिवार के साथ जो है मिलजुल के रहता है, सहअस्तित्व विधि से रहता है, एक परिवार दूसरे परिवार का सहयोग करता है, तो हम कहेंगे सभ्य हैं। यदि परिवार एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं तो हम कहेंगे असभ्य हैं। अब प्रश्न है कि हम असभ्यता पूर्वक सुखी हो सकते हैं या सभ्यता पूर्वक? तो उत्तर यही आता है कि हम सभ्यता पूर्वक सुखी हो सकते हैं, असभ्यता में सुखी नहीं हो सकते। तो इसलिए शिक्षा का ये दायित्व है कि बच्चों के अंदर सभ्यता को सिखाए। इसीलिए व्यवहार की शिक्षा में व्यवहार का अभ्यास की भी जगह होना चाहिए, ताकि बच्चों को इस तरीके के प्रोजेक्ट देना चाहिए जिससे वो सभ्यता के कंपोनेंट को समझ सकें। यानी वो संबंध में जीना, जिसको हम लोग विवेक भी कह रहे हैं, जिसको बिहेवियरल डोमेन कह रहे हैं, जिसको हमारी परंपरा में जो है विवेक और उपासना बोला गया है, उसको समझ सकें, उसके साथ जी सकें। यदि वो जिएंगे तभी वो स्वयं सुखी होंगे और दूसरों के सुख का स्रोत बनेंगे। यदि वो स्वयं सुखी नहीं होते हैं तो दूसरे का सुख का स्रोत नहीं बन सकते हैं। इसके बाद तीसरी जो बात है जिसको हम लोग विधि कहते हैं, जैसे हम लोग बेटा पानी का, जैसे हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं या हम कोई भी साइंस को पढ़ते हैं, तो साइंस विधिवत पढ़ी जाती है ना। विधि क्या चीज है? तो कुछ एक प्रकार के नेचुरल और सोशल लॉज है, जिसको हम लोग नेचुरल लॉ कहते हैं। उस नेचुरल लॉ का अनुसरण करने से हम किसी साइंटिफिक थ्योरी तक पहुंचते हैं। उस थ्योरी को अप्लाई करते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी तक पहुंचते हैं। इसी तरीके से सामाजिक विधि, राजनीतिक विधि, आर्थिक विधि, इंजीनियरिंग की विधि, टेक्नोलॉजी की विधि, तो विधि जो है वो व्यवस्था तक पहुंचने के लिए होती है। इसलिए जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं या कोई भी वोकेशनल साइंस को पढ़ते हैं तो हमको विधि को समझना होता है। विधि जो है वो कोई एक फंडामेंटल लॉ के रूप में रहती है, जिनको हम लोग साइंटिफिक लॉ कहते हैं या पॉलिटिकल लॉ कहते हैं या सोशल लॉ कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। तो जो जिसको हम लॉ कह रहे हैं वो विधि है, और वो विधि पूर्वक यदि विधि का अनुसरण करते हैं तभी हम व्यवस्था को स्टेब्लिश कर सकते हैं। व्यवस्था अगला कंपोनेंट है। जैसा मैंने कहा, संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था। व्यवस्था का काम क्या होता है? व्यवस्था सुलभता के लिए होती है। जैसे शिक्षा को सुलभ कराना। यदि मान लीजिए कि व्यवस्था नहीं है, एजुकेशनल सिस्टम नहीं है, उस स्थिति में करोड़ों बच्चों को पढ़ाने का कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। फिर हम लोग जंगल युग में चले जाएंगे। तो जंगल युग से हम लोग जो उससे थोड़ा विकसित हुए, उसका मूल कारण है हमने एक सिस्टम क्रिएट किया। क्या सिस्टम क्रिएट किया? एक शिक्षा संस्कार का एक सिस्टम डेवलप किया, और इस सिस्टम से जो भी किसी व्यक्ति की समझ थी, उस व्यक्ति की समझ को लोक व्यापीकरण किया। क्योंकि जो भी रिसर्च का काम है, अनुसंधान का काम है, वो मानव जाति में कोई 10-20 हजार लोग ही करते हैं। वो जो 10-20 हजार लोगों की समझ है, उसको शिक्षा विधि से उसको जन सामान्य में ले जाने का काम करते हैं। ये सिस्टम का काम होता है। इसी तरीके से जैसे उत्पादन है, उत्पादन जो है किसी भी देश में आबादी का 10-20-25% लोग जो है उत्पादन में लगे रहते हैं। बाकी 75% लोग जो है उस उत्पादन से अपना भरण पोषण करते हैं। तो यदि उत्पादन करने वाले के लिए हम कोई इकोनॉमिक सिस्टम नहीं बनाते हैं, उस स्थिति में क्या होगा? समस्या पैदा हो जाएगी। जो लोग उत्पादन करते हैं उनके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिनको उत्पादन की आवश्यकता उन तक पहुंचेगा नहीं, है ना। तो इसका मतलब है कि हमको किसी एक विधि से जो उत्पादित वस्तु है उसको जो उसका कंज्यूमर है उस तक पहुंचाना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि विधि व्यवस्था के साथ जुड़ी रहती है। विधि विहीन कोई व्यवस्था नहीं होती। इसलिए जो भी हम मनमानी तरीके से जीने का प्रयास करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि डिसऑर्डरली जीना, जिसको हम कह रहे हैं कि इंडिविजुअल लाइफ के रूप में जीना, कि मेरी अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम है, मेरी अपनी मनमानी है, मेरे को जो करना है वो मैं करूंगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है, ना मुझे अपने माता पिता की परवाह है, ना पड़ोसी की परवाह है, ना समाज की, ना राज्य की परवाह है। हमको जो मन में आएगा हम वैसा करेंगे। ऐसे जीने को हम कहते हैं विधि विहीन जीना। और यदि विधि विहीन कोई समाज जीता है
उस समाज में निश्चित रूप से समस्याएं आती हैं, अपराध आता है, शोषण आता है, हिंसा बढ़ती है, रोग बढ़ते हैं, समस्याएं बढ़ती हैं और अल्टीमेटली वो गृह युद्ध का या दूसरे देशों के साथ युद्ध का शिकार होता है या उसमें आतंक बढ़ता है। ये सब प्रवृत्तियां जो हैं बढ़ती हैं। इसीलिए हमको संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था, इन चारों आयाम में जीना होता है, जिसको हम लोग जीना कह रहे हैं। अब मैं आपको एक और जगह पे कनेक्ट करना चाहता हूं कि शिक्षा क्या काम करती है। तो शिक्षा में मूल 3 ही काम हैं। एक काम है मानसिकता का निर्माण करना। जैसे अभी कंज्यूमरिज्म आया और हमने बच्चों के अंदर उपभोक्तावादी मानसिकता को स्थापित कर दिया। कंज्यूम मतलब हम उपभोक्तावादी सामग्री से सुखी हो सकते हैं, ऐसी मानसिकता को स्थापित कर दिया। इससे क्या होगा? इससे कंज्यूमरिस्टिक प्रोडक्शन होगा। कंज्यूमरिस्टिक प्रोडक्शन होगा, उसका कंज्यूमरिस्टिक मार्केट बनेगा, है ना? तो शिक्षा ने क्या किया? एक मानसिकता को निर्माण किया। तो मानसिकता के कारण से जब वो व्यवहार में आया तो उसके कारण से उत्पादन में आ गया। उत्पादन के आधार पे, उसके आधार पे लोग जीने लगे, जिसको हम कह रहे हैं कंज्यूमरिस्टिक प्रोडक्शन और कंज्यूमरिस्टिक मार्केट और कंज्यूमरिस्टिक मेंटालिटी। इन सबको मिला के कंज्यूमरिज्म बोल रहे हैं ना, जिसको हम कह रहे हैं कंज्यूमरिज्म, यानी उपभोक्तावाद, उपभोक्तावादी विचार, ऐसा कह रहे हैं। और इसके पीछे मानसिकता क्या है? हम वस्तु से सुखी हो सकते हैं। जैसे हमने इतने प्रकार के खाने पीने की सामग्रियां जो हैं विकसित कर ली, जिनको जंक फूड कह रहे हैं। आप लोग सब जंक फूड को जानते ही होंगे। अब प्रश्न उठता है कि जंक फूड खा के आदमी स्वस्थ होता है या जंक फूड की जगह पौष्टिक चीजें खाने से आदमी स्वस्थ होता है? फिर प्रश्न आएगा कि स्वस्थ आदमी सुखी होता है या जंक फूड खा के जो बीमार आदमी होता है वो सुखी होता है? ये प्रश्न आएगा। यदि हमको स्वस्थ रहना है तो हमको पौष्टिक चीजों को पहचानना पड़ेगा। तो जो जंक फूड के रूप में कंज्यूमरिस्टिक प्रोडक्ट हमने डेवलप किए हैं, वो मानव के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएंगे। और यदि रोग आएगा तो कोई आदमी कितना भी पैसे वाला हो, क्या वो सुखी रह सकता है? जो लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती रहते हैं, वो खुद भी दुखी रहते हैं, उनका परिवार भी परेशान होता है, समाज भी परेशान होता है। अभी कोविड में देखिए इतने लोग बीमार पड़ गए, अस्पतालों में जगह ही नहीं है। राज्य भी परेशान है, डॉक्टर भी परेशान है, नर्सिंग सिस्टम भी परेशान है, समाज भी परेशान है और इन सबके बच्चे, इन सबके परिवार भी परेशान है ना? क्यों? क्योंकि हमने जो नेचुरल ऑर्डर है उसको वायलेट किया। हमने एक इस तरीके का जो है ना, ये कोविड जो है वो पैदा कर दिया। उसके कारण से लाखों लोग मर रहे हैं। अभी ऐसा उम्मीद कर रहे हैं लोग कि 10 लाख तो मर चुके हैं, और ज्यादा कितने मरेंगे कुछ कह नहीं सकते। और अकेले कोविड से मर रहे हैं ऐसा नहीं है, बाकी सब चीजों से मर रहे हैं। कैंसर से मर रहे हैं, किडनी फेल से हो रहा है। आपके अहमदाबाद में किडनी का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैं 2 बार वहां होके आया। मैंने देखा कि लाइन लगी हुई है लोगों की, किडनी फेल हो रही। पहले क्यों नहीं होती? क्योंकि जंक फूड खा रहे हैं, क्योंकि तेल में मिलावट है, क्योंकि जो भी हम खाद्यान्न खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड है। ये सब क्यों है? क्योंकि हमको लगा हम लूट के पैसे इकट्ठे कर लेंगे, हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा हमने सोच लिया। अब पैसा इकट्ठा कर लिया और आपके परिवार में जो खाना पीना आ रहा है उससे आपके परिवार में कैंसर आ गया। तो पता लगा कि आपने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, उसमें से 40 लाख रुपए आपकी किडनी ट्रांसप्लांट में और कैंसर के ट्रीटमेंट में चला गया। तो ये तो कोई जीना नहीं है। तो जीना तो ये है कि भाई हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमको कभी कैंसर ना हो, किडनी ना हो, और हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकें। इसलिए जब भी हम लोग जीने के डोमेन को समझते हैं तो हमको संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था, इन चारों चीजों को समझने की जरूरत है। क्योंकि संस्कृति से मानसिकता का निर्माण होता है और जो सभ्यता है, सभ्यता जो है उससे आचरण बनता है। मानसिकता आचरण में आती है और आचरण व्यवस्था में आता है। ये इसका सीक्वेंस है।
तो इसका सीक्वेंस कैसा है कि पहले मानसिकता बनती है, जैसे राष्ट्रीय मानसिकता का बनाना। यदि राष्ट्रीयता की मानसिकता है तो राष्ट्रीयता का आचरण होगा, और राष्ट्रीयता की मानसिकता और राष्ट्रीयता का आचरण है तो राष्ट्र मजबूत होगा, है ना। राष्ट्र में व्यवस्था दिखेगी। यदि राष्ट्र विरोधी मानसिकता है तो आचरण राष्ट्र विरोधी होगा, तो उस स्थिति में राष्ट्र में अंतर विरोध होगा, यानी लड़ाई झगड़े होंगे, हिंसा होगी। तो इसलिए जो मूल्य शिक्षा है, जो जीवन को समझने की शिक्षा है, जिसको हम लोग जीवन विद्या भी बोलते हैं, जिसको हम लोग सह अस्तित्ववाद भी बोलते हैं, ये एक प्रकार से समाज में जीने की, न्याय के साथ जीने की मानसिकता का निर्माण करती, जीवन को समझने की शिक्षा देती। जीवन क्या चीज है इसको समझने की शिक्षा देती, हमारे जीने का उद्देश्य क्या है इसकी एक समझ की शिक्षा देती। यदि ये सुनिश्चित होता है ना, बच्चे के अंदर स्थापित हो जाता है, हम इसको कह रहे हैं मानसिकता का बनना। मानसिकता बनती है तो आचरण स्वाभाविक रूप से होता है। यदि मानसिकता नहीं होती है तो आचरण में केओस रहता है, आचरण में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, आचरण में अनसर्टेनिटी रहती है, अस्थिरता अनिश्चितता रहती है। अस्थिरता अनिश्चितता का जो आचरण होता है उसमें परस्परता में विश्वास नहीं होता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों के साथ विश्वास पूर्वक कब रहते हैं, जब बच्चों का आचरण निश्चित रहता है। यदि बच्चे का आचरण अनिश्चित रहता है तो आशंका, भय, दुविधा बना रहता है, जो अविश्वास है, अविश्वास बना रहता है। इसलिए एक निश्चित आचरण में जीने की समझ हमको विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि मानसिकता से आचरण और आचरण से व्यवस्था, इस क्रम को, इस सीक्वेंस को समझने की जरूरत है। यदि हम इस सीक्वेंस में शिक्षा की वस्तु को नियोजित नहीं करते हैं तो हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, और हमारा जो शिक्षा के रूप में जो राष्ट्रीय श्रम है वो सब वेस्ट जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि हम कितना, अभी नई शिक्षा नीति ने कहा कि लगभग 6% जीडीपी जो है हम इसमें लगाएंगे, शिक्षा में लगाएंगे। अभी 4.5 शायद 4.4 या 4.6 इतना जीडीपी यूज होता है। तो अभी नई शिक्षा नीति कह रही है कि जीडीपी को हम बढ़ाएंगे, मतलब शिक्षा में। अब ये पैसा आता कहाँ से, स्टेट के पास, हमारा ही तो पैसा है। हम जो उत्पादन में श्रम करते हैं, हमारे टैक्स से, पब्लिक मनी से जो है सरकार के पास पैसा आता है। वो पैसे का हम बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग हम शिक्षा में कर रहे हैं। इतने सारे स्कूल और कॉलेज हैं पूरी देश में, देखें हमारे ख्याल से लगभग 400 के आसपास यूनिवर्सिटीज हैं। कॉलेजों की संख्या कुछ लाख में होगी, स्कूलों की संख्या भी मेरे ख्याल से 50 लाख के आसपास होगी, या उससे ऊपर भी हो सकती है। मेरे पास कोई डाटा नहीं है, आप लोग गूगल सर्च करके डाटा को देख सकते हैं। इतने सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले अध्यापकों को, है ना, हम पैसा दे रहे हैं। जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा जो है उसमें लगा रहे हैं, और उससे निकल क्या रहा है। यदि मान लीजिए उससे मानसिकता ठीक नहीं बनी, आचरण ठीक नहीं बना, व्यवस्था में भागीदारी करने की प्रवृत्ति नहीं बनी, मनमानी करने की प्रवृत्ति बनी, समाज में समस्या पैदा करने की प्रवृत्ति, अपराध और शोषण की मानसिकता बनी, तो ये जो हमने अपने परिश्रम का जो पैसा लगाया है ना, जो राष्ट्र, जिसको हमने राष्ट्र को अनुमति दी है कि आप इसको कर लीजिए, 6% जीडीपी लगा लीजिए, है ना, क्योंकि पब्लिक यदि विरोध करेगी तो राष्ट्र नहीं कर पाएगा। तो पब्लिक का एक प्रकार से अनुमोदन है कि ठीक है, शिक्षा में और पैसा लगा लीजिए, लेकिन उसके बदले में हम एक अच्छा नागरिक बना सकें, एक अच्छा मानव बना सकें, एक अच्छा व्यक्ति का निर्माण कर सकें, चरित्र का निर्माण कर सकें, मानसिकता का निर्माण कर सकें, है ना। वो व्यक्ति वो जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो पढ़ने के बाद जो समाज व्यवस्था है उसमें भागीदारी कर सके, राष्ट्र व्यवस्था में भागीदारी कर सके, पूरी मानव जाति के लिए कुछ दे सके। वो अपनी रिसर्च से मानव जाति की समस्या का समाधान निकाल सके। ऐसा तो ना करे कि और समस्या को पैदा कर दे, जैसा हम लोग अभी देख रहे हैं। दूसरी बात है, शिक्षा में हम इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके लिए रोजगार ही नहीं है, तो वो अपने जीवन का कम से कम 15-16 साल शिक्षा में लगा रहे हैं। 12 साल तो हम लोग कह रहे हैं स्कूली एजुकेशन है, 1 से 12 तक, उसमें भी 3 साल और जोड़ दिया है तो 15 साल हो गया, है ना। प्री प्राइमरी में 3 साल कर दिया। आपको पता है ना 5+3 का
5+3+3 का जो है, जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बना है, यानी पहली से पहले 3 साल तक बच्चे को पढ़ना है और उसके बाद पहली से 12वीं तक पढ़ना है, तो 15 साल हो गया। इसके बाद ग्रेजुएशन के 4 साल हैं, 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया, 19 साल हो गए। इसके बाद यदि किसी को पीजी करना है तो वो 1-1.5 साल का पीजी है ना, तो 20 साल हो गया। यदि किसी को रिसर्च करना है तो 4 साल का रिसर्च है, तो उसका 24 साल हो गया। 24 साल की शिक्षा। आदमी जी कितना रहा है? 60-70 साल एवरेज आयु, 60-70 साल। लगभग पूरी जिंदगी का आधी लाइफ हमारी शिक्षा ही में चली गई। आधा जीवन शिक्षा में लगाने के बाद हमको जीना नहीं आ रहा, हमको विचार करना नहीं आ रहा, हमको व्यवस्था में भागीदारी करना नहीं आ रही, तो फिर मतलब क्या है? क्या हम पैदा इसलिए हुए हैं कि हम केवल पढ़ते रहेंगे और पढ़ने के बाद ना हमारा विचार ठीक है, ना विचार स्थिर है, ना व्यवहार की समझ है और ना व्यवस्था की समझ है, ना हमारे अंदर कोई वैचारिक रूप से कोई समझ जो है वो स्थापित हुई है मानसिकता में, ना मानसिकता जो है हमारे आचरण में उतरी है। हम कर क्या रहे हैं? प्रश्न ये पैदा होगा। इसीलिए कम से कम, और हम ऐसे बेरोजगारों की भीड़ इकट्ठी करते चले जा रहे हैं। अभी हायर एजुकेशन में जितने बच्चे पढ़ते हैं, करोड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे का टारगेट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। 2 करोड़ रोजगार है ही नहीं हमारे पास, हम करेंगे क्या पढ़ा के? तो एक प्रकार से नेशनल लॉस भी कर रहे हैं ये सब पढ़ा के। या तो हमको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो कम से कम किसी रोजगार के लायक तो बन जाए, और इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इसमें ये बात को जोड़ा है। क्या बात को जोड़ा है? वोकेशनल एजुकेशन को उन्होंने कंपलसरी किया है। वोकेशनल एजुकेशन से कम इतना तो हो जाएगा, वो अपना कुछ रोजगार कर सकता है, उत्पादन कर सकता है। यदि वो रिसर्च भी करेगा तो नई टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी को लाएगा जो व्यवस्था के लिए जरूरी है। तो इस तरीके से रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना को हमको शिक्षा में डालना था। मुझे लगता है कि यदि शिक्षक समुदाय और जो इस तरीके की यूनिवर्सिटी हैं जैसे आईटीएम वोकेशनल यूनिवर्सिटी है, ये सही भूमिका का निर्वाह करती हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की संभावनाओं को हम लोग पैदा कर पाएंगे और शिक्षा को हम एक निश्चित दिशा में ले जा पाएंगे और इस तरीके से मानव के जीवन को ज्यादा सुखी बना पाएंगे। मैं एक बार फिर से वापस आता हूँ एकेडमिक डिसिप्लिन्स की ओर। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो भी हम एकेडमिक डिसिप्लिन्स पढ़ाते हैं, तो उसमें बेसिक बेसिक जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये कहा कि वो 5 हैं। सॉरी, उसमें एक एक है जिसको हम लोग फिलॉसफी कह रहे हैं, और दूसरा है जिसको मैथमेटिक्स कह रहे हैं, तीसरा है जिसको नेचुरल साइंस कह रहे हैं, और चौथा है जिसको सोशल साइंस कह रहे हैं, पांचवा जिसको साइंस टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको, बच्चों को, क्योंकि कई बार ये चीज़ें हम लोगों को समझ में नहीं आती हैं, हम पढ़ते चले जाते हैं लेकिन हमको इनके ऑब्जेक्टिव्स स्पष्ट नहीं होते। तो मैंने आपको बताया था कि फिलॉसफी का मतलब है स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी एंड मीनिंग, और जो बेसिक क्वेश्चंस थे फिलॉसफी के सामने वो 3 ही क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये था कि ये जो अस्तित्व है ये क्या है, और दूसरा प्रश्न था मैं क्या हूँ, या ज्ञान क्या है, जिसको हम लोग ज्ञान कहते हैं वो क्या है, और तीसरा अच्छा क्या है वो बुरा क्या है। यदि ये 3 प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, अस्तित्व का मतलब है जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है। जैसे यदि हम इस जगत को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि परमाणु हैं, अणु हैं, रसायन हैं, फिर इसके बाद प्राण कोशाएं हैं, प्राण कोशाओं से बना हुआ वनस्पति संसार है, फिर जीव संसार है, फिर मानव है, और इस तरीके से पृथ्वी एक प्लेनेट है, और ये प्लेनेट जो है सोलर सिस्टम का हिस्सा है, और ये जो सोलर सिस्टम है ये हमारी किसी एक गैलेक्सी में है जिसको हम लोग आकाश गंगा कह रहे हैं।
आप अपना वीडियो जो है ना ऑफ कर लीजिए, वीडियो आप मत करिए ना, क्योंकि आप अपने बालों को ठीक कर रहे हैं, मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ ना, तो डिस्टरबेंस होता है। तो अपना वीडियो ऑन मत करिए, जब हमारा लेक्चर खत्म हो तब आप वीडियो ऑन करिए। तो मैंने कहा कि यदि ये बेसिक क्वेश्चन हमारे रिजॉल्व होते हैं तो हमारे अंदर मानसिकता का ध्रुवीकरण होता है। फिर दूसरा है जिसको हम लोग मैथमेटिक्स कह रहे हैं। मैथमेटिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ नेसेसरी ट्रूथ अबाउट द इन्फरेंस, ऑर्डर, क्वांटिटी एंड रिलेशन। तो मैथमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ द नेसेसरी ट्रूथ अबाउट इन्फरेंस, ऑर्डर, क्वांटिटी एंड रिलेशनशिप। जैसे मान लीजिए सुपर कंप्यूटर तक बनाना है हमको, या मोबाइल बनाना है, या कंप्यूटर बनाना है, तो हमको गणित के जो फार्मूले हैं उनको ऑर्डरली अरेंज करना पड़ता है। और यदि उनके ऑर्डर, वो जो ऑर्डर है वो नेसेसरी इन्फ्रेंस से निकलते हैं, यदि वो नेसेसरी इन्फ्रेंस और जो उसमें ऑर्डरलीनेस है, उन ऑर्डर का सीक्वेंस करने से जो एप्रोप्रिएट हमारे जो जिसको कह रहे हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार हम क्रिया को गति और दिशा दे पाते हैं। तो क्रिया को गति और दिशा देने के लिए गणित का उपयोग होता है, जिसमें हम लोग कुछ नेसेसरी ट्रुथ को पहचानते हैं, उनमें से कुछ इन्फ्रेंस निकालते हैं, उसमें एक ऑर्डरलीनेस को पहचानते हैं, क्वांटिटी को गति देते हैं, और उसके आधार पे इन ऑर्डर्स का आपस में एक रिलेशनशिप को पहचानते हैं, और ये रिलेशनशिप से फिर टेक्नोलॉजी तक पहुंचते हैं। ये गणित का जो उपयोग है। कोई भी जो साइंस है वो बिना गणित के नहीं होती है। अगर आप सोचें कि आप गणित नहीं पढ़े हो फिजिक्स पढ़ लें, ये संभव नहीं है। आप गणित नहीं पढ़े हो केमिस्ट्री समझ जाएं, संभव नहीं। तो इसलिए गणित का एप्लीकेशन जो है वो साइंस के साथ रहते ही है। तो इसलिए तो मैंने आपको बताया कि फिजिक्स क्या है। तो फिर तीसरा जो डिसिप्लिन है जिसको नेचुरल साइंस कह रहे हैं, और नेचुरल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव है द स्टडी ऑफ रेगुलर बिहेवियर ऑफ नेचर, जिसमें फिजिक्स है, फिजिक्स का है द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो ये मैंने आपको पढ़ के बताया था सारा। इसके बाद मैंने कहा था कि जो टेक्नोलॉजी है उसका मतलब है एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। प्रश्न है कि ये किस लिए है, टेक्नोलॉजी किस लिए है? धरती को बीमार करने, आदमी को बीमार करने, या आदमी को स्वस्थ करने और धरती को स्वस्थ करने? तो उत्तर ये निकलता है कि टेक्नोलॉजी आदमी को स्वस्थ करने, धरती को स्वस्थ रखने, वातावरण को स्वस्थ रखने के लिए होना चाहिए। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो वातावरण को भी अस्वस्थ कर रहा है, इस पृथ्वी को भी अस्वस्थ कर रहा है, मानव को भी अस्वस्थ कर रहा है, और यहाँ तक मन को भी अस्वस्थ कर रहा है। जैसे ये जो वर्चुअल रियलिटी आ गया, आपने देखा ही है कि पबजी को कल जो है बंद कर दिया, भारत सरकार ने बैन कर दिया। पबजी क्या है? ये एक प्रकार की युद्ध की, लड़ाई झगड़े की मानसिकता को पैदा करता है, हिंसा की मानसिकता को बनाता है, विचार के अंदर एक डिसऑर्डर एक क्रिएट करता है। हिंसा की, युद्ध की, लड़ाई झगड़े की मानसिकता का खेल है, और आपकी जो संवेदना है उसको भी खत्म कर देता है। यदि आप ऐसा कोई गेम खेलते हैं जिसमें हमको एक दूसरे की हत्या करना है, तो हत्या करते समय जो पीड़ा होती है वो पीड़ा का नाम है संवेदना, जिसको हम लोग संवेदना कहते हैं। यदि आदमी के अंदर से संवेदना को हटा दें तो आदमी मशीन हो जाएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि मानव का जो व्यवहार है उसमें संवेदनाएं कम हो रही हैं, एक प्रकार से मशीनी जीवन हो गया है। मशीनी जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ऐसी तो मशीनी आदमी, मशीन के रूप में आदमी को विकसित किया जा सकता है, जिसको हम लोग रोबोट कह रहे हैं। तो रोबोट में और हमारे में अंतर इतना ही है कि हम दूसरे को दुखी नहीं देखना चाहते। हम दुखी देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, हम सुखी देखते हैं तो हमारे अंदर उत्सव बनता है, उत्साह बनता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का जो पर्पस है वो पर्पस है आदमी का आदमी स्वस्थ हो, उसका मन स्वस्थ हो, धरती स्वस्थ हो, वातावरण स्वस्थ हो। यदि ये सब स्वस्थ होता है तो हम कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन पार्ट है साइंस और मैथमेटिक्स के रूप में वो सफल हुआ। यदि ऐसा नहीं हुआ तो असफल हुआ। पांचवा जो एकेडमिक डिसिप्लिन है जिसको हम कह रहे हैं सोशल साइंसेस। सोशल साइंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ रेगुलर बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। सोशल साइंस क्या करती है? आदमी के एक निश्चित आचरण को अध्ययन करने के लिए बिहेवियरल साइंस। दुर्भाग्य से शिक्षा जो है अभी इसमें सफल नहीं हुई है, बल्कि शिक्षा ने अनिश्चित जो बिहेवियर है वो पैदा कर दिया। शिक्षा ने जो है केओटिक और कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर जो है वो
मानव जाति में पैदा कर दिया है, बच्चों में पैदा कर दिया है। इवन टीचर कम्युनिटी में भी रेगुलर बिहेवियर नहीं दिखता है। इसका मतलब है कि इन एकेडमिक डिसिप्लिन में वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा, ये वैल्यू एडेड बनाने पड़ेंगे। इसमें भी जैसे हम लोग कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी का क्या मतलब, सोशियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप बिहेवियर। जैसे एक परिवार, एक समाज, एक जिसको कम्युनिटी कहें, वो किस तरीके से बिहेव करता है, इसकी जो अध्ययन है उसको हम लोग सोशियोलॉजी कहते हैं। फिर साइकोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ माइंड। स्टडी ऑफ माइंड हम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मन में तनाव ना हो, पीड़ा ना हो, दुख ना हो, द्वेष ना हो, हिंसा ना हो, है ना। यदि ये है तो इसका मतलब है कि हम इस साइकोलॉजी का ठीक से अध्ययन नहीं कर रहे हैं, है ना। इसी तरीके से जिसको हम लिंग्विस्टिक कह रहे हैं, वो स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। पॉलिटिकल साइंस का मतलब है स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, तो स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस ऑफ द पर्सन, उसको हम लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। तो अभी देखें कि सरकार में जो लोग भागीदारी करते हैं, वो भागीदारी करने के लिए हम लोग ऐसा ऐसे लोग तैयार नहीं कर पा रहे हैं कि वो राज्य में जाके राज्य में भागीदारी करते एक निश्चित, जिसको हम कहते हैं करप्शन फ्री, एक्सप्लॉयटेशन फ्री, है ना, ऐसा बिहेव कर सके। पॉलिटिकल लोगों को लेकर बड़ी निराशा है पूरे, बल्कि कई लोग तो ये कहने लगे हैं कि यदि यही लोग राज्य करेंगे, राजनीति में रहेंगे, तो स्टेट की जरूरत ही क्या है, फिर तो हम आपस में ही जी लेंगे। तो स्टेट के होने पे प्रश्न लगा है। यदि राजनीतिक रूप से समझ को हम समाज में स्थापित नहीं करते और ऐसे समझदार लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में राज्य व्यवस्था में भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करते हैं, उस स्थिति में लोग स्टेट पे प्रश्न करने, स्टेट की आवश्यकता ही क्या है ना। जैसे ये जिसको हम लोग अराजकतावाद बोलते हैं, अराजकतावाद कहता है देयर इज नो नीड ऑफ स्टेट, राज्य की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि हम लोग ये समझते हैं राज्य के बिना परिवार की सुरक्षा नहीं है, राज्य के बिना शिक्षा सुलभता नहीं है, राज्य के बिना वस्तु का विनिमय संभव नहीं होगा। तो इसलिए राज्य की आवश्यकता है। और यदि करप्ट लोग राजनीति में रहते हैं तो हमको धीरे धीरे जो समाज में राज्य के पक्ष में मानसिकता बनाने में हजारों साल लगा है, वो ध्वस्त हो सकती, धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है। और इसीलिए इंडिविजुअलिज्म और एनार्किस्ट जो फिलोसफीज हैं या माइंड सेट है, वो डेवलप हो रहा है। इसमें शिक्षा की भूमिका है। तो मैंने ये कहा कि हम जो कुछ जानना चाहते थे, क्या उस जगह तक पहुंचे। तो एकेडमिक डिसिप्लिन को यदि हम लोग देखते हैं तो हमको पता लगता है, जैसे विज्ञान की बात करते हैं, तो विज्ञान में हम क्या जानना चाहते थे, यदि हम विज्ञान में क्या जानना चाहते, प्राकृतिक नियमों को जानना चाहते। और क्या जानना चाहते थे, तो प्रकृति में जो नियंत्रण है उसको जानना चाहते, संतुलन को समझना चाहते, जो पर्यावरण का संतुलन है, ऋतु का संतुलन है, ताप का संतुलन है, खनिजों का संतुलन है। जैसे मानव के शरीर में खनिजों का संतुलन होता है, यदि शुगर बढ़ जाती है, साल्ट बढ़ जाता है ना, पोटेशियम बढ़ जाता है, तो बीमारी हो जाती है। तो स्वस्थ शरीर खनिजों के संतुलन में रहता है, ताप के संतुलन में रहता है। यदि ताप बढ़ गया तो हम कहते हैं बुखार आ गया, यदि ताप घट गया तो हम कहते हैं निमोनिया हो गया। इसका मतलब ताप एक निश्चित संतुलन में रहता है। अभी जितने भी लोग यहाँ पर लेक्चर सुन रहे हैं, सबके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी संतुलन में। तो विज्ञान ने जो है संतुलन को स्पष्ट करना था, नैसर्गिकता को स्पष्ट करना था, एक निश्चित आचरण को पहचानना था, रेगुलर बिहेवियर ऑफ द नेचर जिसको कह रहे हैं, और एक यूनिवर्सलिटी को पहचानना था जिसको हम नेचुरल लॉ कह रहे हैं। और इन सब के कॉम्बिनेशन में एक व्यवस्था को पहचानना था, क्योंकि परमाणु अपने आप में एक व्यवस्था है, सोलर सिस्टम अपने आप में एक व्यवस्था है ना। पृथ्वी भी सूर्य के साथ व्यवस्था में है, यानी एक निश्चित आचरण के साथ है, एक निश्चित अच्छी दूरी में है, नियंत्रण की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है। तो अस्तित्व में यानी एग्जिस्टेंस में हर चीज जो है उसमें ऑर्डरली अरेंजमेंट है। परमाणु में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले जो परिवेशीय अंश हैं, जिनको हम पार्टिकल कहते हैं, वो एक निश्चित अच्छी दूरी में घूमते रहते हैं। और निश्चित अच्छी दूरी में घूमते हुए परमाणु का एक आचरण है, जिसको हम उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के रूप में या कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में हम पहचानते हैं, हिंदी में जिसको गुण धर्म कहते हैं। तो इससे पता लगता है कि हर इकाई
परमाणु से ही अणु बने हुए, हर अणु का, जैसे पानी का आचरण निश्चित है, पानी का आचरण अनिश्चित हो जाता तो एक बार पानी प्यास बुझाता, एक आध बार नहीं बुझाता है, ऐसा हो जाता। तो पानी का आचरण निश्चित है। तो ये जो आचरण की निश्चितता है उसको पहचानने का काम विज्ञान को करना था। अभी क्या हो गया है, हम लोग विज्ञान का अध्ययन करके अनियंत्रण को पैदा कर रहे हैं। अनियंत्रण कैसा? मौसम का अनियंत्रण, असंतुलन, ऋतुओं का क्लाइमेट का जो असंतुलन है वो, हमने ताप का असंतुलन, फिर हमने प्रदूषण बढ़ा दिया, विज्ञान का एप्लीकेशन करके पूरी धरती में प्रदूषण को बढ़ा दिया। और ये प्रदूषण हर जगह बढ़ा दिया, हवा में, पानी में, सभी जगह बढ़ा दिया। और अस्थिर अनिश्चितता को बढ़ा दिया। अभी हम लोग को पता ही नहीं है नदी में कब बाढ़ आ जाएगी, कब सुनामी आ जाएगी, जबकि हम निश्चितता के लिए विज्ञान को समझ रहे। जैसे हमने पूरी पृथ्वी का, ग्लोब का अध्ययन करके इस बात को पहचाना कि इस पृथ्वी में एक क्षेत्र ऐसा है जिसको हम लोग सेस्मिक जोन कहते हैं। सेस्मिक जोन का मतलब जहाँ भूकंप आते रहते हैं। तो हमने वहाँ जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो इस तरीके से डिजाइन किया कि भूकंप आने पे भी आदमी की ह्यूमन लॉस ना हो, है ना, मृत्यु ना हो। इस तरीके के हमने हाउस पैटर्न को या आवासीय जो उसके लिए टेक्नोलॉजी की, उसके लिए रिसर्च किया और इस तरीके की व्यवस्था। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी में जो जैसा अध्ययन हमने किया विज्ञान के रूप में, उसके माध्यम से हम एक स्थिरता, निश्चितता को पहचानना चाहते थे। ह्यूमन लॉस ना हो, असंतुलन ना हो, प्रदूषण ना हो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। तो यदि हम देखें तो एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में जो एक्सपेक्टेशन थी साइंस से, उससे विपरीत मानसिकता को निर्माण कर रहा है परिवार में, समाज में, व्यक्ति में, विद्यार्थी में, है ना, राष्ट्र में। इसी तरीके से मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान का अध्ययन करने का जो एक्सपेक्टेशन था, वो एक्सपेक्टेशन था संस्कार आएगा, मूल्य निष्ठा आएगी, विश्वास प्रेम बनेगा, आचरण में निर्द्वंदता आएगी, संस्कृति सभ्यता स्पष्ट होगी। ये एक्सपेक्टेशन था साइकोलॉजी से। हो क्या रहा है? तो कामोन्माद बढ़ गया। आप देखिए, आप पूरा इंटरनेट और फिल्म मीडिया जो है वो सेक्स को लेके भरा पड़ा है। तो कामोन्माद को बढ़ा दिया, पब्लिसिटी को बढ़ा दिया, जिसको हम लोग कहते हैं कि इंद्रियिकता, उसको बढ़ा दिया, फूहड़ता आ गई, व्यापार आ गया, और जो प्रचार प्रसार है उसमें पाखंड आ गया। पाखंड का मतलब होता है कि जिसमें जो नहीं है उससे ज्यादा बताना, उसको पाखंड कहते हैं। जैसे छल होता है ना, छल एक प्रकार का विश्वासघात है, वैसे ही विश्वासघात का जो चरमोत्कर्ष है वो पाखंड है। पाखंड का मतलब है प्रचार प्रसार, घोषणा पूर्वक जो है झूठ को फैलाना, उसको पाखंड कहते हैं। तो इसमें मनोविज्ञान ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया, जबकि मनोविज्ञान इसके लिए नहीं था। इसी तरीके से दर्शन शास्त्र है। तो दर्शन शास्त्र जो है बच्चे के अंदर तर्क सम्मतता को विकसित करना था, उसमें एक लॉजिकल रीजनिंग जो है वो डेवलप होना था। लेकिन दर्शन शास्त्र ने ये नहीं किया, वो रहस्य में चला गया, और बच्चों को जो है रहस्य में रुचि नहीं थी, इसलिए दर्शन से इंटरेस्ट खत्म हो गया। अभी बच्चे फिलॉसफी को नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि फिलॉसफी जो है वो रीजनिंग और लक्ष्य, जो जिसको लॉजिक कह रहे हैं, उसको इग्नोर कर रही। तो इसके कारण से सारी फिलॉसफी जो है वो रहस्य में चली गई, उनमें मतभेद हो गया, उसमें क्रिया पक्ष यानी वो दर्शन जीने में आ ही नहीं रहा है। तो इसलिए क्रिया पक्ष की उपेक्षा हो गई, कार्यक्रम का अभाव हो गया, आपस में तर्क वितर्क, तर्क के लिए तर्क करने से वितंडावाद आ गया, अंतर विरोध आ गया, लक्ष्य की अस्थिरता, अस्पष्टता हो। ऐसे ही यदि हम अर्थशास्त्र को देखें, अर्थशास्त्र किस लिए था? इकोनॉमिक जस्टिस के लिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए, आदमी जो है लाभ हानि मुक्त विनिमय कर सके, उसके लिए, सबको समृद्धि सुलभ हो सके, इसके लिए, इसी के लिए अर्थशास्त्र। उत्पादन के नियमों को हम समझ सके और इन सब नियमों के साथ एक आर्थिक व्यवस्था को पैदा कर सके, ये अर्थशास्त्र का उद्देश्य था। सारा अर्थशास्त्र कहाँ फंस गया कि अर्थशास्त्र का मतलब है हमको प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट मैनिया में, लाभोन्माद में चला गया। लाभोन्माद का मतलब है कि हम कैसे भी शोषण करके ज्यादा पैसे कमा लें, चाहे उसमें अपराध करना पड़े, वो कमा लें। अभी हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो प्रोडक्शन है वो अपराध और शोषण की जगह पे चले गए, और इसके कारण से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ गई, है ना, आर्थिक विषमता पैदा हो गई।
प्रदूषण पैदा हो गया और व्यक्तिवाद आ गया, भोगोन्माद आ गया। तो अर्थशास्त्र जो है, जो एक्सपेक्टेशन थी अर्थशास्त्र से, वो वाली मानसिकता को नहीं बना पा रहा है। ऐसे ही समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र का मतलब था सोशल बिहेवियर को हम समझ सकें, ग्रुप बिहेवियर को समझ सकें, कम्युनिटी बिहेवियर को समझ सकें, और उसमें कुछ एक रेगुलर बिहेवियर को हम पहचान, ऑर्डरलीनेस को पहचान सकें, यानी जिसको हम कह रहे हैं सामाजिकता, मानवीयता को पहचान सकें, अखंड समाज को समझ सकें, सामाजिक नियमों को पहचान सकें, सामाजिक विधि को पहचान सकें, समाज के विधान को, संविधान को पहचान। ये सोशल साइंसेस का यानी समाज सोशियोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव था। मानसिकता क्या बन रही है? भोगोन्माद, समुदायवाद, समुदाय चेतना, भय प्रलोभन के आधार पे संबंधों में कर्तव्य दायित्व की विहीनता, संबंध विहीनता, ये सब डेवलप हो रहा है, जिसको मैंने कहा सोशल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। इसके बाद राजनीति शास्त्र है। तो राजनीति शास्त्र का जो उद्देश्य था कि जो तन मन धन है उसकी सुरक्षा करना, उसका सदुपयोग को सुनिश्चित करना, ये राज्य का काम था। अभी क्या हो गया है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारा जो राजनीतिक पॉलिटिक्स है वो इससे विपरीत मानसिकता में लगी हुई। कितना हम दूसरे का शोषण कर सकते हैं, लूट सकते हैं। अभी मैं क्योंकि पत्रकारिता से जुड़ा हूँ और पिछले 20-25 साल मैंने पत्रकारिता पढ़ाई है। मैं मध्य प्रदेश के बहुत सारे अखबारों में एडिटर रहा हूँ। हिंदी के जो अखबार हैं उनमें मैं संपादक के रूप में रहा हूँ। बहुत मैंने अखबारों में लेखन भी किया है। तो मैंने देखा है कि जैसे मैं मध्य प्रदेश के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, तो मध्य प्रदेश में हर बड़े शहर में सबसे पैसे वाला आदमी पॉलिटिकल आदमी है। ना वो उसकी कोई इंडस्ट्री है, ना वो कोई नौकरी करता है, लेकिन उसके पास पैसे का अंबार इकट्ठा हो गया। इसका मतलब है कि जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो कहाँ चली गई हैं? तो शोषण में, अपराध में, छल कपट में। अभी हम लोग कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा धूर्त, चालाक, मक्कार, स्वार्थी और तोड़फोड़ करने वाला जो व्यक्ति है उसको हम कहते हैं वो चाणक्य, राजनीति का चाणक्य, जबकि उसको हमको अपराधी कहना चाहिए। तो राजनीतिक व्यवस्थाएं जो हैं, जो भी हम राजनीति शास्त्र पढ़ा रहे हैं, वो ऐसी मानसिकता को पैदा ही नहीं कर रहे हैं। कहीं हमको इस शिक्षा की वस्तु के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है कि शिक्षा की वस्तु यदि मानवता की, सामाजिकता की, राष्ट्रीयता की मानसिकता को स्थापित नहीं करती है तो इस शिक्षा का प्रयोजन ही क्या है? कई बार तो ऐसा लगने लगता है कि हम ये बच्चों को कहाँ धकेल रहे हैं, पूरी मानव जाति को कहाँ धकेल रहे हैं। इसी तरीके से जो हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, अब बच्चों को रटा रहे हैं, हमारे यहाँ 1000 साल से इनने आक्रमण किया, इसने लूटा, इसने आक्रांताओं को लो, बच्चा बेचारा जो है अपना रट रहा है। अकबर महान थे और बाबर ने ये किया और उसने लूटा। या यूरोप का इतिहास पढ़ा रहे हैं कि ऑटोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य के बीच में 400 साल तक युद्ध चला। उसमें रोमन साम्राज्य के 32 राजा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी युद्ध करते रहे ऑटोमन यानी मुस्लिम साम्राज्य के साथ। ये रटा रहे हैं, क्या पर्पस है भाई? यदि हमको हिस्ट्री पढ़ाना है तो हमको सिविलाइजेशन की हिस्ट्री पढ़ाना चाहिए। मानव कैसे जो है विकसित हुआ, कैसे उसने सभ्यता सीखी, कैसे उसमें ज्ञान का विकास हुआ, इसका भी तो इतिहास होता है। साइंस टेक्नोलॉजी का इतिहास पढ़ाइए। हम एक चक्के का हमने आविष्कार किया और उससे लेके इतने सारे चक्कों की गाड़ियां हमने बना दी, है ना? तो हमको वो सब इतिहास को पढ़ाना चाहिए। तो वो इतिहास पढ़ाने से कम उसका सदुपयोग होगा। तो हम देख रहे हैं कि उसका सदुपयोग नहीं हो रहा, दुरुपयोग हो रहा है इतिहास का। और बेचारे बच्चे जो हैं वो रट 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 के, उनको ऐसा लगता है कि युद्ध बहुत अनिवार्य है, हमको तो लड़ना ही है, युद्ध करना है, युद्ध एक अनिवार्य है, युद्ध शांति के लिए, ऐसी मानसिकताएं। तो उसकी जगह इतिहास को हमको सही दिशा में ले जाना पड़ेगा। मानव जाति का इतिहास, उसमें ज्ञान का इतिहास, उसमें व्यवहार का इतिहास, आचरण का इतिहास, उसमें विज्ञान का इतिहास, भाषा का इतिहास, भाषा कैसे विकसित हुई, है ना, भाषा कैसे समृद्ध हुई, ये सब इतिहास हम पढ़ाएं। हम क्यों युद्ध, हिंसा का, अपराध का, शोषण का, लूटपाट करने वालों का इतिहास जो है बच्चों को रटा रहे हैं? उससे क्या मानसिकता बनेगी? तो ये एक विचार करने का जो मुद्दा है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में रखी हैं। बहुत सारी चीजें एक बार मैं उनको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ बिंदु के रूप में, ताकि आपके स्मृति में बनी रहे, है ना? तो पहली बात मैंने कहा कि हमारी जो सनातन परंपरा है वो भी ज्ञान,
उपासना, कर्म और विज्ञान के रूप में अध्ययन करती रही है, जिसको हम लोग वैदिक परंपरा कहते हैं। वैदिक परंपरा के अलावा भी जैन बौद्ध परंपराओं में भी इसी तरीके से है। बाकी जो दूसरे जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, उसमें भी ये 3 श्रेणी में ही जो है वर्गीकरण किया है, जिनको हम लोग ज्ञान, विवेक, विज्ञान भी कहते हैं। फिर मैंने ये कहा कि ब्लूम ने भी इसको इसी तरीके से क्लासिफाई किया एकेडमिक डिसिप्लिन्स को। उसमें से एक कॉग्निटिव एरिया है, दूसरा एरिया है जिसको बिहेवियरल डोमेन कह रहे हैं, तीसरा साइकोमोटर है। साइकोमोटर में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आती है। चौथी बात मैंने ये कही कि मानव के जीने में सभ्यता, संस्कृति और विधि व्यवस्था, ये 4 आयाम होते हैं। इन चारों आयाम में मानव को जीना पड़ता है। यदि संस्कृति खराब है तो भी जीना नहीं होता, सभ्यता नहीं आती तो भी जीना नहीं होता, विधि की समझ नहीं है तो भी जीना नहीं बनता, यदि हमको व्यवस्था की समझ नहीं है तो वो भी जीना नहीं होता। इसलिए हमको कोई भी एकेडमिक डिसिप्लिन पढ़ाते समय उसके संस्कृति पक्ष, सभ्यता पक्ष, विधि पक्ष और व्यवस्था पक्ष को हमको बच्चों के सामने रखना चाहिए। पांचवी बात मैंने कहा कि जो मानव का जो लक्ष्य है वो समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। छठवीं बात मैंने ये कही कि जो मानव का जीना है वो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के सह अस्तित्व में ही होता है। यदि कोई ऐसा सोचता है कि वो मनमानी तरीके से जी लेगा और सुखी होगा, वो हो नहीं सकता है। वो अपने लिए समस्या पैदा करेगा, दूसरे के लिए भी समस्या पैदा करेगा। चाहे कोई परिवार भी ऐसा सोचता है कि उसको तो अपने परिवार से, किसी और परिवारों से कोई मतलब नहीं है, समाज से मतलब नहीं है, ऐसी स्थिति में वो परिवार अपने लिए समस्या पैदा कर लेगा, आइसोलेशन में चला जाएगा और दूसरे परिवारों के लिए समस्या पैदा हो कर लेगा। इसीलिए हमको सह अस्तित्व की मानसिकता को विकसित करने की आवश्यकता है। तो मैंने एक कुल मिला के एकेडमिक डिसिप्लिन्स की बात करी। फिर मैंने कि बेसिक जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं उसमें फिलॉसफी है, उसमें मैथमेटिक्स है, उसमें नेचुरल साइंस है, उसमें टेक्नोलॉजी है, उसमें सोशल साइंसेज है। तो ये जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स के जो एक्सपेक्टेशंस थे, वो एक्सपेक्टेशन पूरे करने की दिशा में ही हमको एजुकेशन के कंटेंट को, इन एकेडमिक डिसिप्लिन्स की जो दिशा है उसको तय करना चाहिए। जो हमारे कैरिकुलम्स में जिनका अभाव दिखता है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि हम तो इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि यदि उससे कोई ऐसी इंजीनियरिंग निकलती है जो मानव को खराब करती है, धरती को खराब करती है, वातावरण को खराब करती है, हमको क्या मतलब, हम तो इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के शिक्षकों का भी ये दायित्व है, या उसके कैरिकुलम का भी ये दायित्व है, उस शिक्षा का भी ये दायित्व है कि वो ये भी बताए कि जो टेक्नोलॉजी इस तरीके से पैदा हुई है उसने मानव जाति को एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जिसके बारे में स्टीफन हॉकिंस कहते थे कि शायद मानव सभ्यता इस धरती पे नहीं बचेगी। जिसके बारे में बहुत सारे नोबल लॉरिएट अभी ऐसा बोलते हैं कि यदि इसी तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी की दिशा बनी रही तो मानव जाति बर्बाद हो जाएगी। हमको इन बच्चों को, आगे की पीढ़ी के लिए इन बच्चों के अंदर इस समीक्षा को स्पष्ट करना पड़ेगा कि मानव ने जो साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गलती करी है उसको सुधारने की आवश्यकता है और उसको एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है ना, सस्टेनेबिलिटी के माध्यम से, और जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी एनवायरमेंट इकोलॉजी का जो बैलेंस है उसकी मानसिकता के साथ शिक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। आप सब लोगों ने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से आईटीएम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उनके रजिस्ट्रार, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, और उसका कोऑर्डिनेशन मेरे साथ जो किया वो अनीता उन्नी कृष्णन ने किया। मनोज जी जो है कि आज के पूरे इस व्याख्यान का संचालन कर रहे थे। मैं इन सब लोगों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। आपके जो अन्य फैकल्टी मेंबर्स इसको सुन रहे थे, और विद्यार्थियों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मनोयोग के साथ इसको सुना है। हालांकि ये इतना भारी हो गया होगा, मैं समझ सकता हूँ, इतने भारी भारी शब्द और इतना जो उन्होंने शायद कभी कल्पना नहीं की होगी, इस ये सारी बातें उनके सामने प्रकट हुई हैं। कितना उनकी स्मृति में ठहरेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी ने इसकी रिकॉर्डिंग करी है, इसको और सुनिएगा। और यदि कोई प्रश्न होंगे तो मेरे साथ आप चर्चा कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस जो है, जो अमिता अमिता उन्नी कृष्णन जी से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
सर थैंक यू वेरी मच। एंड एक सवाल सर, मैं काफ़ी सवाल आए हैं बच्चों के, एक सवाल मिलते जुलते सवाल हैं, उन्हीं को जोड़ के मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। ये जो बच्चे हैं, बीइंग ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को ये कैसे पता चलेगा कि ही इज ऑन द राइट ट्रैक ऑफ हिज लाइफ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन वैल्यूज? सो हाउ शुड ही डू अ फाउंडिंग स्टोन इन हिज पर्टिकुलर लाइफ कि वो सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि वो पढ़ेगा, माँ बाप का कहना भी मान रहा है, मे बी वो कुछ और चीज़ों से इन्फ्लुएंस भी होता है, कॉलेज लाइफ में वो लोग आए हैं। सो एक कुछ ऐसी टिप्पणी अगर आप उन्हें देना चाहें कि जिससे वो अपने आप में ये वी कैन से दैट एनालाइज कर सकें कि हम सही दिशा में हैं। कुछ एक दो बातें उस पर। और सर देखिए, जिसको अपन कहते हैं कि हम सही है गलत हैं, या हम सर। कुछ भी गलती करते हैं हम दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, समस्याग्रस्त होते हैं। यदि हम समस्याग्रस्त नहीं हो रहे हैं, दुखी नहीं हो रहे हैं, पीड़ित नहीं हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब हम सही दिशा में। लेकिन सुख को समझना पड़ेगा। जैसे कोई कहता है कि मैं तो अच्छा खाना खाता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छी गाड़ी में मैं घूमता हूँ, ये सुख है। तो उसको समझना पड़ेगा वो सुख है या दुख को पैदा कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हम कोई स्वादिष्ट चीजें खाते हैं और हमको लगता है कि हम टेस्ट कर रहे हैं तो हमको तो अच्छा लग रहा है तो हम सुखी हैं। लेकिन यदि वो जो टेस्ट है, वो जो टेस्टी चीज है, यदि शरीर में डिसऑर्डर को पैदा करती यानी शरीर में रोग को पैदा करती है, इसका मतलब है कि आप अपने दुख को बो रहे हैं, है ना, वो दुख को बो रहे हैं। तो इसलिए सुख को पहचानना पड़ेगा। सुख किसमें है? व्यवस्था में है ना। सुख किसमें है? जिसको कह रहे हैं सही विचार में। सही विचार क्या है? जो आपको पीड़ित नहीं करता। जैसे द्वेष का विचार है, लड़ाई झगड़े का, हिंसा का विचार है, गाली गलौज का विचार है, ये गुस्सा ही करना है। मान लो मुझे किसी पे गुस्सा आता है, मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ, उसको जांच के दे तो पता लगता है कि हम गुस्से में दुखी रहते हैं, हम विरोध में दुखी रहते हैं, हमारे मन में यदि अंतर्द्वंद है हम दुखी रहते हैं, यदि किसी के प्रति अविश्वास हो गया हम दुखी होते हैं। तो हमारा सुख किस में है, इसको पहचानने से हम पहचान सकते हैं कि हम सही ट्रैक में। तो जैसे विश्वास में रहते हैं हम सुखी रहते हैं, हम सम्मान में रहते हैं सुखी रहते हैं, प्यार आपस में जो स्नेह प्यार होता है, एक दूसरे के साथ सहयोग का भाव होता है, उसमें हम सुखी रहते हैं। तो यदि आप सुखी हो रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आप सही जी रहे हैं। ऐसा ही परिवार है, यदि आपका परिवार सुखी है, ऐसे ही समाज है। यदि आपका समाज सुखी है तो समाज सुखी कब होगा? जब वो व्यवस्था में जिएगा। यदि अव्यवस्था में समाज जिएगा, जैसे मान लीजिए सभी लोग ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं तो सभी लोग सुखी रहते हैं। यदि मान लीजिए समाज का 1% आदमी ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करता है तो सभी दुखी रहते हैं, है ना। एक एक व्यक्ति ट्रैफिक नियम को तोड़ता है, उसके कारण से दुर्घटना होती है, दुर्घटना होने से समस्या बनती है। तो हमको एक सोशल बिहेवियर, एक नेशनल बिहेवियर को सीखना होगा। यदि वो व्यवस्था के अर्थ में है तो हम सुखी होते हैं, यदि वो अव्यवस्था पैदा कर रहा है वो दुखी। भले हमको थोड़े समय के लिए जो है अच्छा लगता, हमको थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जो अच्छा लगना है वो निरंतरता के अर्थ में हो, कम से कम दीर्घ काल के लिए तो हो। हमने जो है अपने माता पिता के पैसे को फिजूल खर्ची में कर दिया, हमको लगा अभी तो अच्छा हो गया, लेकिन इसके बाद पता लगा परिवार में समस्या आ गई, हम अपनी फीस नहीं भर पा रहे हैं या हम उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर पा रहे, बड़ा दुख पैदा कर। तो कई बार होता है कि हम लोग छोटे से सुख यानी इंद्रिय सुख के चक्कर में संबंधों का जो बड़ा सुख होता है उसको खत्म कर देते। कई बार हम संबंधों में स्वार्थ के चक्कर में जो समाज का सुख होता है उसको खराब कर देते हैं। कई बार समाज के सुख के चक्कर में, जैसे हिंदू समाज या मुसलमान समाज अपने सुख के चक्कर में राष्ट्रीय सुख को खत्म कर देता है। कई बार कोई राष्ट्र अपने को सुखी बनाने के चक्कर में पूरी दुनिया में समस्या बना देता है। तो ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो छोटा सुख है कहीं वो बड़े सुख को खत्म तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो सर्व के सुख में ही हमारा सुख है। तो जिसमें यूनिवर्सलिटी हो, जिसमें दीर्घता हो, जिसमें नित्यता हो, ऐसे सुख को पहचानना, उसमें जीने को सुनिश्चित करना, वही सही दिशा है।
जैसे मैंने कहा ना कि फिलॉसफी अल्टीमेट रियलिटी को पहचानना चाहे, तो साइंस जो है रेगुलर बिहेवियर ऑफ द नेचर को समझना चाहता है ना। तो इसका मतलब है यूनिवर्सलिटी में ट्रुथ को पहचानना, यूनिवर्सलिटी में सुख को पहचानना, यूनिवर्सलिटी में संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था को पहचानना। वो व्यक्ति में पहचानने में नहीं आता। तो यदि हम व्यक्तिवादी विधि जी रहे हैं, मनमानी विधि जी रहे हैं, तो हम अपने लिए समस्या पैदा करेंगे। हो सकता है वो समस्या अभी पता ना लगे, 5 साल बाद पता लगे, 2 साल बाद पता लगे, है ना। हो सकता है कि वो समस्या आपके अंदर स्लीप डिसऑर्डर को पैदा कर दे, आपके अंदर मेंटल स्ट्रेस को पैदा कर। अभी हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग फिल्म देखते हैं किस लिए? मनोरंजन के लिए, सुखी होते हैं। अभी हम देख रहे हैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग में डूबी हुई, रोज हम देख रहे हैं। अब जो लोग ड्रग में डूबे हुए हैं, क्या वो सुखी होंगे? निश्चित रूप से दुखी होंगे, और अपने दुख को भुलाने के लिए ही तो नशे में गए होंगे। कोई अपने सुख को बढ़ाने के लिए नशा करता है क्या? नशा वो तभी करता है, वो दुखी हो गया है, अपने को भुलाने के लिए नशा करता है ना। तो इससे पता लगता है कि भले फिल्म इंडस्ट्री के लोग पैसा कमा रहे हैं, पैसे कमा के उन्होंने बड़े बड़े फार्म हाउस और बड़े बड़े बंगले बना लिए, हवाई जहाजों में उड़ते रहते, पूरी दुनिया में जाते, उनका बड़ा सम्मान है। लोग जो है उनको, उनके पीछे पागलों की तरह घूम रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में सुख नहीं है। यदि सुख होता तो वो नशे में, अपराध में, शोषण में क्यों फंसते? इसका मतलब है कि नशा, अपराध और शोषण जो है वो सुख नहीं देता है। तो जो आदमी को सुख देता है वो राइट कंडक्ट है, राइट बिहेवियर है, राइट थिंकिंग है। सही दिशा में विचार करने से, सही व्यवहार करने से, सही आचरण करने से ही आदमी सुखी होता है। और वो जो सुख होता है उसकी निरंतरता होती है। वो जो सुख होता है दूसरे के सुख का स्रोत बनता है। नशा करके आदमी अपने लिए समस्या पैदा करता है, और समाज के लिए समस्या पैदा करता है, राष्ट्र के लिए भी समस्या पैदा करता है, यहाँ तक मानव जाति के लिए समस्या पैदा करता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो ज्यादातर टेररिस्ट लोग होते हैं वो नशे का व्यापार करते हैं। और इसीलिए अभी मीडिया में आप लोग देख ही रहे होंगे कि जो ड्रग वाले जो लिंक मिल रहा है, उसके साथ में आतंकवादी लिंक भी तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी है। पहले ड्रग में जाएगा, इसके बाद वो संवेदना शून्य हो जाएगा, इसके बाद वो आतंक और हिंसा और युद्ध में जाएगा। तो इसलिए सही जो आचरण है, व्यवहार है, विचार है, उसको यूनिवर्सलिटी की, जैसे विचार कौन सा सही है? जो सार्वभौमिक है। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि विज्ञान में सही बात क्या है? जो लॉ है। लॉ क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। यदि उसकी सार्वभौमिकता सिद्ध होती है तब हम कहते हैं वो लॉ है, सिद्धांत है, नियम है, जिसको हम लोग नियम। तो इसलिए यूनिवर्सलिटी और उसकी निरंतरता, नित्यता, उसी में सुख, आचरण और विचार जो है पहचानने में आता है। थैंक यू सर। और कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं आराम से, और यदि समय नहीं है तो फिर कभी कल भी बात करना है थोड़ी सी। सर हाँ, बच्चों के काफी सवाल को मैंने सम अप करके ये एक सवाल रखा था, तो ये भी हो सकता है कि रिलेटेड क्वेश्चन थे। कल हम लोग कुछ प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। जी सर। कल हम आधे घंटे डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यदि आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये 5 बच्चे हैं तो उनके साथ हम डायरेक्ट प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। तैयारी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you very much sir, and definitely we will try to add few things in our curriculum also regarding human values. No doubt we already have defined subjects related to human values, and thank you for making us understand this how this social disintegration can disrupt our whole economies, and definitely how these problems, one problem is correlated with other problems, are really these things are very important in our life. We should always follow the human values. Right. Thank you very much sir. Thank you for being a part of today's session sir. Thank you. Thank you. Namaskar. Thank you sir. Hope to see you tomorrow sir. Ma'am, any announcements? So tomorrow we are going to meet
on the same platform at 10 o'clock. And कल मैंने एक announcement किया था regarding the techies and the artists, the talent show. If you were not present yesterday, let me repeat. This is a non-technical and a technical talent show which we plan to organize on the 12th of September. That is the last day of the induction program. जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें आपको हमें आपके वीडियो क्लिप्स भेजने पड़ेंगे to avoid any technical problems. This is the solution that we have thought of. Video clips please prepare करें. आप जो भी talent showcase करना चाहते हैं उसका. The video clip should be of about 1.5 to 3 minutes, maximum 3 minutes long. आपको उसे mail करना है हमें. There are 2 email IDs that I had shared yesterday, and I'm going to write it down in the chat box today too. Let me first do that. So आपको इन email IDs पे इसे भेजना है. One is my own email ID. I have also posted one link, our university Instagram link. Yesterday I have seen many of you have already start following the page, because most of the announcements are also there, and the announcements which are coming from corporate office, that is from Mumbai, we post there, right? Because many time guest lectures kya hote hain ki Mumbai, if in our Mumbai campus anything is happening, so we post it on Instagram page, but we generally don't circulate it on the email IDs and all. क्या है कि it is voluntary basis पे होता है. So you can, again I am sharing it, अगर chat box में ऊपर चला गया हो तो please start following the page. Just send that ICICI Bank PDF. Ma'am, somebody, okay. I have. Regarding the education loan, sir. Okay, education loan के लिए आप अपने HOD से मिलिए, and they will divert you. जहाँ जिनसे आपको बात करना है वो आपको डाइवर्ट करेंगे वहां से रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, everyone. Please join tomorrow on the same platform at 10 o'clock.